from New Delhi, coming here with us. He's one of the most talented YouTubers, speaker, influencer, career advisor, educator, and entrepreneur. So guys, tonight, forget about all the DAs, the assignments, the quizzes, and the exam preparations. Because tonight, we're here, and here only one rule applies. That is, tu fodega! कैसे हो आप सभी लोग? तो जनाब, ये पहली बार है कि चेन्नई की तरफ आज आए और आज सुबह ही चल पड़े थे दिल्ली से, फिर चेन्नई उतरे, फिर पता चला वेलोर के लिए। वेलोर चेन्नई से और आगे 3-4 घंटे दूर है। मुझे लगा चेन्नई पे लैंड करके आ जाएगा, फिर यहाँ पर पहुंचे और मैंने कहा यार आज 99 के बाद 100 सेमिनार है और तो आज चेन्नई पहली बार आए हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ड्रेस करना तो बनता है। 10 रुपए की पेप्सी, 10 रुपए की पेप्सी। सभी कॉलेजेस में पता नहीं कैसे स्टार्ट हुआ ये कहीं YouTube पे भी नहीं बोला था हमने। आज मुझे नहीं पता है हमारे पास टाइम कितना, मैंने तो ये भी नहीं पूछा स्टेज के ऊपर। बहुत टाइम है। तो जनाब तो शुरुआत करते हैं। कहीं से रैंडम लेफ्ट राइट इधर उधर जाते रहेंगे और इसको एक 2 वे कॉन्वर्सेशन बनाएंगे हम, राइट? तो बीच में आप में से मैं पूछता रहूंगा, थोड़ी देर में खुद बोलूंगा, फिर मैं थक जाऊंगा। तो आप में से जिस के कोई डाउट हो वो अपना हाथ खड़ा कर देना, और हाथ खड़ा करने में हम नहीं शर्मा रहे होंगे। फर्स्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स कितने हैं? यूजुअली फर्स्ट ईयर में ज्यादा एनर्जी होती है, यहाँ सेकेंड ईयर पहले जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का। कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं? कभी किसी को मत बताना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप नीचे कर लो, वरना 3-4 साल तक पूछेंगे हुआ नहीं हुआ। ये कभी नहीं बताना होता, जब कर भी रहे हो बताना नहीं है, हो जाने के बाद बताना है, हो गया है, राइट? तब सब देखेंगे। और कहां से शुरुआत करें? किसी बच्चे का कोई डाउट है? रैंडम किसी बच्चे के पर कोई ठीक ठाक टॉपिक हो जिसके ऊपर हम 10, 15, 20 मिनट बात कर सकें, छोटू मोटू डाउट नहीं। कैप वाला अच्छा, वेरी गुड। पूछो अपने लिए, आज डाउट मेरे लिए मत पूछो। ये पूछ रहे कि अपनी कक्षा के अलावा और कौन सी कंपनी है। मतलब हमने हर चैनल को एक सेपरेट कंपनी के अंदर रजिस्टर कर रखा है, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा बच्चों का। कुछ ऐसा जो आपसे रिलेटेड हो, कोई अपना पूछो। लास्ट में जो बच्चा है हाथ खड़ा कर रखा है, हाँ आप ही, एक उंगली, हाँ जोर से।
सबको क्वेश्चन सुनाई दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, साथ में 4th ईयर में प्लेसमेंट भी आ रही होगी। अभी आप कौन सी ईयर में हो? 2nd ईयर में हूँ, और साथ में मेरा कुछ है कि मैं अपना साइड में भी किसी काम के ऊपर कर पाऊँ, कल को मेरा साइड असल बोल लेते हैं उसे, राइट? तो इन तीनों के अंदर मैनेज कैसे करें? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप बैठ जाओगे, मुझे टाइम लगेगा इसमें। बैक इन 2015 जब मैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर था, तो हमारे घर में 2 हम भाई हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई है। बचपन से मैं काफी वो शरीफ वाले बच्चे नहीं होते जो स्कूल के अंदर क्लास के अंदर फर्स्ट बेंच पे बैठ जाते हैं और फिर वो 12 साल उधर ही बैठे रहते हैं, ठीक है? मैं कॉलेज भी जब गया था तो फर्स्ट डे जब था तो मैं आदत से मजबूर वहीं जाके बैठ गया कि जैसे पढ़ना है कॉलेज में। तो काफी ज्यादा शाय थी। और उसके बाद फिर मैं आया था राजस्थान से, और दिल्ली के अंदर क्या है, बच्चे जैसे बोलते फजारा में बचपन से ही शर्मीला, इतना शर्मीला था। मेरे पापा मुझे बचपन में पता है क्या करते थे? पड़ोसी के बच्चे लेकर आते थे। छोटा था मैं, 5-6 साल का। पड़ोसी के बच्चे लेकर आते थे, बालकनी में दोनों को खड़ा कर दिया और बोलते थे अब लड़ाई कर इसके साथ, कर तभी खुलेगा। मैं बोलता था पापा इसको मारेंगे तो इसको लग जाएगी ना। इतने में वो दूसरा जो था वो देके मारता था। तो पापा ने देखा इसको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमें स्पोर्ट्स में इसको डालते हैं। स्पोर्ट्स में हार जीत बहुत होती है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो थोड़ा कुछ सीखेगा, 8 गोटे बड़े होंगे, अच्छा खेलेगा। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या खेलना चाहते हो? लॉन टेनिस खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे? मेरे को तीनों में ही कोई डिफरेंस नहीं पता। तो पापा ने खुद ही डिसाइड करके बता दिया, देख फुटबॉल और क्रिकेट में 11-11 लोग चाहिए, टेनिस में 1-2 ही आपस में खेल लेंगे, तो टेनिस खेलते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है? फिर तीसरी क्लास से लेके 10वीं तक करीबन 7 साल उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में, हमारे फैमिली में या तो कोई आर्मी पुलिस उधर जाता है, नहीं तो स्पोर्ट्स के अंदर, ऐसे 2 ही करियर ऑप्शन होते हैं, या तो फौज में चले जाओ या स्पोर्ट्स में चले जाओ। तो पापा ने बचपन से स्पोर्ट्स में डाल दिया। भाई शुरुआत में मैं जो हारता था, ठीक है, और हारने के बाद मैं कभी कभी पहले रोता भी बहुत था, तो ऐसे रोने लग गए, ये तो मैं हार गया। कभी कभी ऐसा होता 3 साल छोटे बच्चे से हार गए, खुद छोटे और छोटे से हार गए। फिर 10th तक 7 साल आप किसी चीज के अंदर लगाते हो, 3-4-5 घंटे, तो आप थोड़ा गेम सीख जाते हो, थोड़ा नेशनल लेवल तक पहुंचे। पर 10वीं के अंदर एक बड़ी अनोखी चीज होती है, बोर्ड एग्जाम। और उस बोर्ड एग्जाम में गलती से आपके ठीक ठाक नंबर आ जाए तो माँ बाप को लगता है इंजीनियरिंग करानी चाहिए। तो जैसे ही 11th आई तो पापा ने मुझे कहा कि देखो बेटा, रॉजर फेडरर आप बनोगे नहीं और लेंडर पेस मुझे बनाना नहीं। हमारे लिए लेंडर पेस ही सबसे बड़े थे, क्योंकि उनका इंडिया में उस टाइम सबसे ज्यादा उनकी लेगेसी, मतलब अभी भी इस एज में वो खेलते जा रहे हैं। तो पापा ने कहा बेटा स्पोर्ट्स खेलना है या फिर पढ़ाई करनी है? मैंने कहा स्पोर्ट्स खेलना है। पापा ने कहा ठीक है बेटा पढ़ाई कर लो इंजीनियरिंग की। तो 11th-12th में उन्होंने वो साइंस दिला के इंजीनियरिंग की कोचिंग स्टार्ट कर दी। और क्या एकदम से आपको जंप मिलता है, तो पहले तो समझ नहीं आता, उस टाइम इतना कुछ ऑनलाइन वगैरह रिसोर्स नहीं होते थे। तो मेरी कोचिंग होती थी 1.25 घंटे दूर, तो वो स्कूल जाओ 2-2:30 बजे तक, फिर उसके बाद बस पकड़ो, कोचिंग जाओ, फिर उसके बाद शाम को वापस बस पकड़ के वापस आओ। और बचपन से ही जैसे अपन सारे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो एक कंजूसी रहती है कि भाई 10 रुपए में, अगर आप में से जो दिल्ली के होंगे तो 4-5 साल पहले 10 रुपए में आपको ग्रीन वाली बस मिल जाती थी नॉन एसी, और रेड वाली के आपको 15 रुपए लगते थे। तो हम सोचते थे जिस दिन 15 रुपए वाली रेड बस ले लिए तो आज रास्ते में रिवाइज कर लेते हैं नोट्स, को पैसे वसूल हो जाएंगे, क्योंकि भाई एसी वाली बस है। फिर 8-9 बजे आते थे थके हारे, वही 11th की जर्नी जो आप सबने भी देखी है। 11th थोड़ा सा मेरे समझ कम आया, फिर 12th में जाके पकअप किया। उस टाइम तक बस ये पता था कि यार IIT नाम का कॉलेज होता है, उसके अलावा कोई एक बिट्स पिलानी पता था मुझे, राइट? पर पापा ने पहले ही कह दिया था बिट्स पिलानी 20-25 लाख रुपए लेता, उतने हमारे पास है नहीं, तो आपको जाना होगा तो IIT जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं, मेरा दूसरा ऑप्शन था दिल्ली यूनिवर्सिटी, या तो IIT हो जाएगा नहीं तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना होगा। ऐसे बीच की जो लेयर्स होती हैं कि NIT, IIIT 2015 में नहीं पता थी। आपकी एक हमारी अपना कॉलेज में को फाउंडर है श्रद्धा, अगर आपने देखा होने, श्रद्धा का भी ऐसा ही था, शी इज आल्सो फ्रॉम हरियाणा। तो हरियाणा में गांव में इतना कुछ नॉलेज ज्यादा था नहीं, पहले मेडिकल ले लिया था ये सोच के कोई वो
बताती है कि कोई डॉक्टर की टीवी सीरीज आती थी टीवी के ऊपर, तो लगा डॉक्टर बड़े कूल होते। फिर 11th में जाके वो बायोलॉजी की किताब देखी तो कहा अब डॉक्टर नहीं बनना। फिर इंजीनियरिंग के अंदर शिफ्ट हुए 12th में। फिर उनका जब दिल्ली के अंदर आपके 4 कॉलेज आते हैं, NSIT, DTU, IIT, इन सब के अंदर फिलिंग करनी थी तो लगभग 40 ब्रांचेस होती हैं। 40 ब्रांचेस भरनी थी, उन्होंने शायद 4-5 भरी कुछ। ब्रांचेस की नॉलेज ही नहीं, पहले पे CS डाल दी, फिर सिविल डाल दी, फिर 1-2 ऐसी और डाल दी और छोड़ दिया। रैंक अच्छी थी इसलिए CS मिल गया, नहीं तो कहा अगर रैंक तो उस टाइम इतनी ऐसे यूं नहीं होता था कि इंटरनेट पे जाके देख लें। अब 2017-18 के बाद थोड़ा सा एकदम से जियो के बाद पंप अप हुआ, तो IIT के अंदर मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई हम तो, जब मैं JEE मेंस का पेपर दिया था ना तो मैं बड़ा खुश होकर निकला था। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा पेपर लिखा है। मेरे को अभी भी याद है, मैंने ऐसे, हमारा दोस्तों का ग्रुप होता था ना WhatsApp पे, तो मेरा तो फोन नहीं था, मैं मम्मी का फोन लेके ऐसे यो ऐसे रॉक्स, तो वहां से घर वालों को पता चला अच्छा भाई दिल्ली के अंदर और कोई भी कॉलेजेस हैं, फिर हाँ ऐसे ही पता चला। तो फिर उन्होंने कैसे गांव में कॉल किया, यार कुछ पता चला है इधर आ जा। फिर आए, फिर उसके अंदर एडमिशन वगैरह कराया। फिर मैं ना इतना प्रो इंजीनियरिंग नहीं था, मतलब मेरे को यूं था कि ठीक है करवाते हैं तो कर लेते हैं। मैं साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू जो कॉलेज है उसके अंदर एडमिशन, मेरी फेवरेट मूवी उस टाइम थी रॉकस्टार। ठीक है, मतलब मेरे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने उसकी 250 रुपए की CD खरीदी। मैंने 250 रुपए की CD खरीद ली इसकी, ये तो बहुत ही कूल मूवी होगी, मैंने भी 2-3 बार देख ली। तो पापा ने मुझसे पूछा बेटा NSIT जाना है या हिंदू कॉलेज जाना है? मैंने कहा यार मैंने सुना है DU में बड़े मजे होते हैं, हाँ तो अच्छी लाइफ है, मुझे रॉकस्टार भी शूट हुई है। तो मैंने बोल दिया पापा हिंदू कॉलेज जाना है, और वैसे भी आपको तो आगे सरकारी नहीं करना है, तो इंजीनियरिंग के क्यों 4 साल वेस्ट करें, 3 साल में अपना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे सरकारी का। पापा हिंदू कॉलेज जाना है। पापा ने ठीक है बेटा NSIT चले जाओ। अब उसके बाद जैसे ही कॉलेज जा रहे हैं तो क्या होता है, फर्स्ट डे आपकी बहुत ऐसी आपकी एनर्जी हाई होती है, कॉलेज जा रहा हूँ मैं, राइट। अब तक मैं स्कूल पैंट कपड़े भाग के पहनता था, अब मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाऊंगा, पैंट पहन के मेरा एक कॉलेज होगा। और घर वाले एग्री हो गए थे कि हॉस्टल में रहना, क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे ये थोड़ा खुले, ये नहीं था कि हॉस्टल जाके बिगड़ जाए, ये था हॉस्टल जाके शायद थोड़ा खुल जाए, थोड़ी बातें कर ले। तो गए, मम्मी ने अपना Day 1 के अंदर हॉस्टल का रूम वगैरह सेटअप कर दिया था, और मैं जा रहा था बस से, मम्मी आई थी बाद में। बस में मुझे अपना एक स्कूल का दोस्त मिल गया, और मैंने कहा हाँ ये तो मेरे स्कूल का दोस्त मिल गया मुझे Day 1 पे बस के अंदर। मैंने पूछा तेरा कौन सा कॉलेज है? तू कहाँ जा? बोला NSIT। मैंने कहा यस, एक दोस्त का भी बना लिया मैंने, मेरे पास पहले से था ना, बड़ा खुश हो गया। अंदर गए तो वो दिल्ली के काफी सारे, वो दिल्ली कोटा लगता है वहां के अंदर, तो मेरे को कोचिंग के कई सारे बच्चे मिल गए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मैं तो 4-5 लोगों को ऑलरेडी जानता हूँ यहाँ पे। अगले 4 साल में बस उन 4-5 से बात नहीं हुई, बाकी सबसे हुई। बस Day 1 पे लगता है इन्हीं के साथ अब अगले 4 साल भी निकालेंगे, फिर आपको नए दोस्त मिलते हैं। शाम से पहले तो पहला दिन निकला। अब मैं पूरा ऐसे प्रिपेयर्ड था कि यार अपन ने ना बड़े शकीले हैं, तो अपने को बोलना सीखना है, और कॉलेज के अंदर ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती होंगी, बढ़िया अच्छा होता होगा, दोस्तों से बात करेंगे, हॉस्टल आएगा, बहुत अच्छा चीज होगा, तो वहां पे हम बोलना सीखेंगे। तो मेरा यूं था कि यार जो भी चीज में जाएंगे उसमें हाथ खड़ा कर देंगे, जो भी चीज होगी उसके लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए हाथ खड़ा कर देंगे। आदत से मजबूर वो Day 1 पे मैं बैठ हो गया फर्स्ट बेंच पे, फिर वो सीनियर आ गए, और सीनियर क्या कूल लगते हैं Day 1 पे, क्योंकि उनको ड्रेसिंग सेंस आती, वो ऐसे आ रहे 4-5 के गैंग में, तो कूल लग गया। वो आते हैं फ्रेशर्स पार्टी के लिए, कि भाई हम अनऑफिशियल फ्रेशर्स पार्टी करा देते हैं, उसमें उनका थोड़ा बहुत बच जाता है, और बच्चे से 500 रुपए लेते हैं, 100-200 बच जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई क्लास का CR कौन बनेगा? मैंने कहा एकदम से हाथ खड़ा कर दिया मैंने, पीछे मुड़ के देखा सिर्फ नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है तू बन जा, उन्होंने बना दिया, चले गए। मैं बगल वाले से पूछता यार ये CR क्या होता है? वो बोला क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैंने कहा मॉनिटर बना दिया मेरे को, अच्छा। फिर दूसरे सीनियर आए इतनी देर में, वो अलग अलग ब्रांच के आते हैं, कभी IT के आगे, मैकेनिकल के आगे, सबको अपनी वाली टिकट बेचनी है। तो उन्होंने कहा भाई CR कौन है? मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि अभी तो बने थे। इतने में एक और ने पीछे हाथ खड़ा कर दिया इस बार, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ की बता दें, इलेक्शन हो गया और मैं
नियुक्त कर दिया गया हो। तो उन्होंने कहा अच्छा दोनों आ जाओ इलेक्शन कर। वो रैंक ओपनर जिसके जेई में सबसे ठीक नंबर आए थे, हमारे टाइम में बोर्ड जेई दोनों के लगते थे, उसके जेई में हाईएस्ट आए थे। तो क्या है कि आप 12th से जैसे निकलते हो ना, आपका 12th में क्या दिमाग होता है यार, नंबर 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 नंबर, ज्यादा मार्क्स ज्यादा मार्क्स ज्यादा मार्क्स। मैंने कहा रैंक ओपनर ही तो जीतेगा इलेक्शन। तो उन्होंने आगे बुलाया, मतलब पहले उन्होंने कहा तू कर ले, तेरे को देख के मैं देख लूंगा। ऐसे मन में सोचा पहले आप बोल लो। वो जाके उसने ऐसे पढ़ाना स्टार्ट किया कि भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको नोट्स बनाने में हेल्प करूंगा, मैं आपको एग्जाम टाइम में पढ़ाऊंगा, आप मेरे से हॉस्टल में आके कुछ भी पूछ लेना, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। पीछे हमारी एक बहुत कूल मैम थी, उनका नाम था वॉसी। वो ऐसे हैट पहन के, ऐसे पीछे एक टेबल है उस पर ऐसे बैठे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, हैट पहन के बैठे हैं कॉलेज के अंदर। मैंने कहा इधर आ, मैं चला गया। उन्होंने कहा तेरे को ये सब कुछ नहीं बोलना है, तू बोल तू कराएगा बंद, ठीक है, तू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल वगैरह ये सारी चीज दिलवाएगा, ठीक है, तू टीचर से अटेंडेंस दिलवाएगा। मैं गया, मैंने जाके बोला, और क्या मेजॉरिटी से जीता मैं? फिर क्या डे 1 पे सीनियर्स आते हैं ना, तो हम उनकी बातों को मैं बड़े सीरियसली देख रहा था, जो वो बोल रहे हैं बहुत बड़े, मतलब इनको मान लिया था। उन्होंने कहा क्लास में यूनिटी रहनी चाहिए, सारी क्लास में यूनिटी रहनी चाहिए। सेकंड थर्ड ईयर तक सबके अपने अपने छोटे छोटे जुट बन जाते हैं दोस्तों के, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूनिटी रखे। एक लड़का सीआर बना दिया, फिर उन्होंने एक लड़की सीआर भी बना दी। ऐसे बोल के फिर निकल गए, और फिर बोल रहे हैं अब बंक कराओ, डे 1 है, वो कह रहे बंक कराओ। मैंने कहा कैसे? बोले उठो और चले जाओ बाहर। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उठा, मैंने कहा चलो चलो सारे उठ जाओ, चलो बाहर चलते हैं। वो दूसरी सीआर नहीं नहीं हमें क्लास से नहीं जाना चाहिए, हमें ऐसे। फिर वो भी उठ गए। फिर हम ऐसे ही बाहर जा रहे हैं, क्लास के बाहर जाते जाते ऐसे ही क्लास, ये गेट है, बाहर निकल रहे हैं। एक व्यक्ति है जो ऐसे तरफ जा क्लास की तरफ। हम कंफ्यूज है क्या ये प्रोफेसर है, वो कंफ्यूज है क्या ये हमारे। हम ऐसे धीरे धीरे देख के और ऐसे निकल गए। अब बिल्डिंग के बाहर आके खड़े हो गए, अब पता नहीं बंक में करते क्या। और फिर सीनियर ने कहा इधर जाओ कैंटीन है, उधर जाओ प्लेग्राउंड है, कॉलेज घूमो, ये घोस्ट लेन है, ठीक है, यहाँ भूत होते हैं, ये लव लेन है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर सीनियर्स ने ये भी कहा कि भाई सबके नंबर लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, ठीक है, एक बढ़िया सा व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। मैंने कहा ठीक है बना लेंगे। एक कॉपी ली, सर्कुलेट करा दी सभी बच्चों के बीच में। तो वहां से पॉइंट गेम, हाथ खड़े करने से सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, और अगले 8 सेमेस्टर तक टीचर्स के साथ एक माध्यम से इंटरेक्शन। आपका कॉलेज जो है वो एक प्लेइंग फील्ड ग्राउंड है। पहले दिन में लगता है सीआर बन के जैसे पता नहीं कहाँ का इलेक्शन जीत गया, 1 महीने बाद पता चलता है मजाक हुआ आपके साथ, ठीक है, सीआर की कोई इज्जत नहीं होती। तो ठीक है, पर जहां पे भी यार आपको मौका मिले अपना हाथ खड़ा करना जरूरी है। एक सर्वे हुआ कि भाई मेन और वुमेन करियर के अंदर, वुमेन कुछ डोमेन्स के अंदर उतना क्यों नहीं ग्रो कर पाती। तो उस रिसर्च के अंदर काफी सारी चीजें बताई गई, जिनमें से एक पॉइंट ये था कि भाई बीच में एक ऐसा पीरियड आता है मैटरनिटी का, जहां पे भाई उन्हें अपनी जॉब से पीछे थोड़ा हटना पड़ता है, और उस दौरान मान लो कोई नई अपॉर्चुनिटी बॉस लेकर आता है, वो कहता है भाई ये काम कौन करेगा। तो जो लड़का है वो तो हाथ खड़ा कर देता है, और क्योंकि वो तो ग्रोथ चाहता है, और लड़की सोचती है यार अभी मेरे को और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो थोड़ा हाथ। तो वो डिफरेंस एक मेजर पॉइंट नहीं इसका क्या है कि लाइफ में आप करो, एग्जीक्यूट करो। अच्छा मुझे बताओ 9th क्लास में आपने कभी कोई डाउट पूछा होगा, कोई आप पे हंस गया हो लेफ्ट राइट से, याद है कौन हंसा था? अरे आया ना? नहीं यार, किसने हाँ भी बोला था क्या? तो उसी प्रकार से आज आप इस हॉल के अंदर क्या करते हो, किसने चेयर उठाई, किसने नहीं उठाई, ठीक है, किसी को कुछ याद नहीं रहता, पर आपने अपना डर हटा दिया होता है। आप में से कई सारे होंगे जिनको शायद थोड़ा सा ऐसे घबराहट होती, आपकी घबराहट हो गई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये चीजें करनी है। फिर फर्स्ट ईयर के बाद मेरे को किसी ने कहा था शीशे के अंदर खड़े होकर बोलो, तो उससे आप बोलना सीखते हो, आपकी कम्युनिकेशन ठीक होती है। मैं शीशे के आगे खड़े होकर स्टार्ट किया, बड़ा क्रीपी लगता है खुद से बात करना, मतलब ऐसे दिखता है ना, मैं बोल रहा हूँ वो भी बोल रहा है,
मैंने कहा ये ठीक नहीं है। फिर अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो हम सब जब भी किसी मूवी को देखते हैं तो हमें पता है यार ये एक्टर अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा, आया ना, हमें चाहे खुद एक्टिंग ना आती हो पर ये यार अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा, इसमें यार इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। तो उसी प्रकार से अगर आप खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके उसे खुद देखते हो तो आपको पता चलता है यार यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये मैंने अच्छे से नहीं बोला। तो उस चीज को जब आप बार बार देखते हो तो विद टाइम आपका ओरेशन पहले से बेटर हो जाएगा। तो आप अपना बनाया हुआ वीडियो देख रहे हो और आपको पता चले मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, वो अब सबकॉन्शियसली फीड होता जा रहा है। तो वहां से हमने सोचा यार किस चीज के बारे में वीडियो बना सकते हैं। फिर मैंने कहा कॉमेडी तो अपने को आती नहीं, ठीक है, अपने अच्छे तो है नहीं, जो आता है जो पढ़ गए हैं उसी के बारे में हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस प्रकार से वो चैनल स्टार्ट हुआ था बैक इन 2015। मोनेटाइजेशन आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब शायद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए, 4000 सब्सक्राइबर लेके आओ, कुछ घंटे लेके आओ, कुछ है। पर उस टाइम जब शुरुआत करी थी तो पहले 6-7 महीने तो हमने मोनेटाइजेशन स्टार्ट ही नहीं करी, क्योंकि भाई वो होल ही नहीं था कॉलेज के अंदर। एक तो जब चैनल स्टार्ट किया, अगर आप एक इंट्रोवर्ट बच्चे हो, आखिरी चीज आप ये चाहते हो कि आपका बनाया हुआ वीडियो आपके पेरेंट्स देख ले। बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है यार, मेरी आवाज सुन ली उन्होंने वीडियो में। तो पता नहीं तीसरा ही वीडियो मैंने शायद डाला था, तीसरा चौथा, और मेरी व्यूज आते थे 10-15 और मेरी मम्मी ने देख लिया। मैंने कहा बैठ के यूट्यूब पे मेरा ही नाम सर्च कर रही थी क्या मम्मी, कि अपने बेटे का डाल के देखती हूँ क्या आता है। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है बेटा करो, ऐसे है ना बोलना सीखोगे। मम्मी ने थोड़ा प्रमोट किया उस टाइम। फिर कॉलेज के अंदर मैं वो चीज थोड़ा फ्रीक्वेंटली करने लगा तो मम्मी उल्टी हो गई, बेटा ये क्या कर रहे हो, हमें पढ़ने गए थे, ये क्या काम करने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, थोड़ा ऐसे ही उतरकाना स्टार्ट कर देते हैं, बीच में लेफ्ट राइट। 20s के अंदर यार हम ये सोचते हैं कि हाउ वी कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, राइट, वी कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अगर 20s के अंदर हमने खुद ही को बेटर वर्जन बना लिया अपना, तो वर्ल्ड अपने आप बेटर वर्जन बन जाएगा। 20s से 30s जो 10 साल हमारे पास हैं, मेरे पापा मुझे कहते हैं जब आप 18 साल की उम्र में होते हो तब आप अपनी एज मानो 0। तो अगर मैं 25 का हो गया हूँ तो मेरी उम्र है 7 साल, ठीक है। आप भी अकॉर्डिंगली कोई 19, 20, 2, 4, 5 साल जो भी आपकी कि 18 की एज तक तो पेरेंट्स ने ककून के अंदर बैठा के आपको अच्छे से प्यारा सा करके ऐसे में संभाल के रखा था। 18 के बाद आप आउटर वर्ल्ड में जब स्टेप कर रहे हो तब हमारी एक न्यू लर्निंग स्टार्ट हो रही है। जब आप ये देखते हो अच्छा मैं 4 साल का ही हूँ तो आपके अंदर वो आ जाता है ग्रैटिट्यूड, हम्बलनेस सारे एक साथ कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, राइट। तो फर्स्ट ईयर के बाद ऐसे करते करते सेकेंड ईयर आ गया। सेकेंड ईयर के अंदर अच्छा फर्स्ट ईयर में ज्यादा पढ़ाई कर ली, क्योंकि वो क्या होता है आपके अंदर होता है यार वो कॉलेज नहीं मिला तो इसके अंदर तो हमें अच्छा पैकेज चाहिए, तो बढ़िया से अपने CGPA मेंटेन करो, उतने पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैथ्स में 97 आ रहे हैं। वो सेकेंड अभी भी याद है फर्स्ट सेमेस्टर था, 10 दिन थे मिड सेमेस्टर में और हम हॉस्टलर्स आपस में पता क्या बात कर रहे हैं, यार काश पहले पढ़ाई स्टार्ट कर दी होती तो और अच्छे से सिलेबस कवर हो जाता। जब हम 7th 8th सेमेस्टर तक पहुंचे ना, अच्छा 2 दिन बाद मिड सेमेस्टर, अच्छा क्या क्या सिलेबस है, 2 दिन पहले तो सिलेबस पूछा जाता था। तो वो फर्स्ट ईयर से 8th ईयर तक 8th सेमेस्टर तक का ट्रांसफॉर्मेशन होता था। सेकेंड ईयर के अंदर थोड़ा थोड़ा कोडिंग वोडिंग ये सारी चीजें सीखना स्टार्ट किया, किसी कोचिंग के अंदर इधर उधर जाके थोड़ा बहुत महीने, 1.5 महीने, 2 महीने लगाए। फिर एक तो क्या मेरे घर में था ही नहीं, मतलब प्राइवेट कोई भी नहीं था, एक आदमी भी काम नहीं कर रहा, कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, सारे गवर्नमेंट में है या स्पोर्ट्स के अंदर है। तो प्राइवेट को हम ऐसे अनस्टेबल चीज है, इधर नहीं जाना, सरकारी के अंदर जाना है, ऐसा कोई माइंडसेट ही नहीं था कि उस तरफ उस डायरेक्शन के अंदर जाए। मैं टेबल के ऊपर बैठ के पता नहीं कौन सा टॉपिक था, ग्राफ्स था, क्या पढ़ रहे थे DSA के अंदर, मैंने कहा यार ये चीज नहीं होगी। इधर मुझे लगा टेबल के ऊपर बैठ के पूरी जीवन ऐसे ही निकल जाएगा जैसे लेक्चर चल रहे हैं, बाद में ऐसे काम करेंगे। मैं क्लास से उठा, मेरा एक और दोस्त था अमन आनंद, वो उठा साथ में, हमने कहा यार चल उधर चलते हैं करोल बाग। दिल्ली में करोल बाग में UPSC की कोचिंग होती है, UPSC के लिए उधर चलते हैं। हम सीधा निकले कोडिंग क्लास में से, अपन थोड़ी देर सीढ़ियों में बैठे, जैसे बंक से निकल गए थे पर पता नहीं था करना क्या है, उसी प्रकार से क्लास में निकले पता नहीं था करना क्या है। फिर सोचा करोल बाग जाके चलते हैं। हम गए करोल बाग, हमने कहा हमें पहले पता होना चाहिए पढ़ना है कैसे इस एग्जाम के लिए। तो जाके कोचिंग के जो टीचर्स हैं इनसे पूछते हैं, पर यार ये टीचर हमें बताएंगे क्यों। तो हमने बैठ के एक आइडिया सोचा, यार जब भी हम गए कोचिंग के अंदर और हम वहां बोलते थे
हम IIT के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं और हमें UPSC क्रैक करना है। NSIT गए पर हम बोलते थे हम IIT दिल्ली के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं और हमें UPSC की तैयारी करना है। ये सुनते ही वहाँ के जो टीचर थे उनको फ्यूचर IAS दिखने लग जाता था। वो अपना इंटरेस्ट लेकर आते थे, अच्छा तुम IIT दिल्ली से हो, देखो इधर बैठो, ये हमारी उनके पास सारी PDF पड़ी है, प्रिंट आउट निकाल के, ये सारी NCERT है, इनको हम 3 महीने के अंदर कर लेंगे। अभी इसमें कोचिंग आने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हें सीधी गाइडेंस बताऊँ, ये 3 महीने NCERT पहले खुद पढ़ गया होता, थोड़ा थोड़ा बेस है। फिर हमने एक कोचिंग से पूछा, दूसरे से पूछा, 3 साल से पूछ के फिर हमें ठीक है काफी अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। तो उधर हमने पहली बार तो क्या मतलब हाँ झूठ बोला कि हम IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं और हमें UPSC क्रैक करना है। जब सेकंड ईयर के अंदर पहुंचे तो एक और दिक्कत आने लगी, वो ये कि जब आप हॉस्टल के अंदर होते हो तो छोटे छोटे कमरे होते हैं और आप उसमें अगर वीडियो बना रहे हो तो आपके दोस्तों को पता चल जाएगा, और आपके दोस्तों को अगर पता चल गया कि आप वीडियो बना रहे हो तो वो क्या करते थे, जैसे ही उन्हें आवाज सुनाई थी तो वो बोलते थे अमन वीडियो बना रहे। मैंने कहा यहाँ पे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा जाएगा, अपने को एक स्टूडियो चाहिए होगा। स्टूडियो कैसे लें, स्टूडियो के लिए अपार्टमेंट चाहिए, अपार्टमेंट कैसे देंगे। सेकंड ईयर में घर वालों को गया और देखो नब्ज दबानी जरूरी होती है। क्या जरूरी है, नब्ज दबानी जरूरी है। तो वहाँ पेरेंट्स की नब्ज क्या होती है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स की सरकारी, और सरकारी में भी UPSC। मैंने कहा पापा UPSC की तैयारी करनी है, हॉस्टल के अंदर बच्चे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो मैं अगर एक अलग से रूम लेके पढ़ूंगा तो अच्छी पढ़ाई होगी। पापा ने कहा सुनो बेटा, जिनको पढ़ना होता है ना वो पढ़ लेते हैं। तो तुम नालायक, तुम्हारे दोस्त नालायक, नहीं माने। फिर करीबन 1-1.5 महीने का स्ट्रगल था। फिर मैंने कहा पिच बदलनी पड़ेगी, इन्वेस्टर मान नहीं रहे। मैंने कहा पापा मैं और मेरा दोस्त आनंद, तो आनंद जो था जिसने, मैंने उल्टा बता दी शुरू, वो था रैंक ओपनर, और आनंद था जिसके जेई में सबसे ज्यादा आए थे। जेई बोर्ड दोनों के मिलते थे, इसके जेई में सबसे ज्यादा आए थे, कुछ 268 कुछ आए थे। मैंने कहा पापा इससे बढ़िया नंबर है, ठीक है हम दोनों पढ़ने जा रहे हैं और हम अच्छे से बैठ के पढ़ेंगे। तो नहीं मान रहे। फिर इवेंचुअली पापा ने कहा चलो ठीक है साथ में बैठ के पढ़ेंगे। मेरे आप जो पहले भी बड़े बड़े भाई आए थे जिन्होंने सरकारी क्रैक करी, वो सारे 2-3 के झुंड में लाते थे पापा उन्हें, जाओ तीनों अब इस कमरे में बैठ के और पढ़ते रहना। फिर वो 2 साल में से मैन्युफैक्चर होकर निकलते थे, ऐसे एक ये निकल गया। मतलब पापा का रेट ऐसे बढ़े, ऐसे 10 निकाल दिए लाइन के लाइन, मतलब घर में किसी को नहीं छोड़ा। हुआ गया कि पापा के अंदर एक UPSC वाला रह गया था अपने टाइम में, तो वो जैसे जैसे जो बच्चा मिलता गया ना ऐसे, ठीक है उनके तो फिर उन्होंने अपार्टमेंट देख लिया कॉलेज के पास। सुबह हम गए, मम्मी ने सारा सामान रखा दिया। पापा पूछे अच्छा आनंद कहाँ है। मैंने कहा पापा आनंद शाम तक आ जाएगा। शाम को पापा को कॉल आता, पापा बोले तो ठीक है बेटा दोनों सेटल हो गए। मैंने कहा पापा आनंद तो आया नहीं, उसने तो डिच कर दिया। पापा बोले डिच कर दिया मतलब कोई जबान नहीं है, तुम नालायक, तुम्हारे दोस्त नालायक। फिर वो चिल्लाने लग गए। मैं कहा देखो 2 घंटे का है, 2 घंटे सुनना है, पर कमरा तो अपने को मिल गया क्योंकि एडवांस दे चुके हैं ना। तो उस प्रकार से मैंने कहा वो सेकंड एक ठीक ठाक झूठ बोला घर वालों से कि भाई अब रूम हमें मिल गया। पापा जब Day 1 पे है यहाँ पर पहले से बड़े भाइयों के सारे मैप वगैरह थे, इधर इंडिया का मैप, इधर फिजिकल मैप, इधर वर्ल्ड का मैप, इधर वर्ल्ड का फिजिकल मैप, एक ग्रुप, सब कुछ टेबल वगैरह सब लगा के अगले आने वाले कुछ महीनों में एक मैप को मैं स्टूडियो के अकॉस्टिक फॉर्म से बदलता गया, ठीक है। और वो धीरे धीरे उसको मैंने स्टूडियो के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऐसे हर स्टूडियो के अंदर एक बढ़िया सी टेबल होती है, वो टेबल मैंने बनवाई अपने पापा से, ये कह के कि वो UPSC की टेबल है। पापा को 4th ईयर तक लग रहा था मैं UPSC की तैयारी कर भी रहे थे, पर एक जो सीरियसनेस है वो शायद 4th ईयर की शुरुआत में ही छोड़ दी थी बीच में, इतने उसको एग्रेसिवली नहीं देख रहे। फिर 3rd ईयर आ गया। 3rd ईयर वो टाइम है जब इंटर्नशिप्स लगनी स्टार्ट हो जाती हैं लोगों की, राइट। और मुझे अपना पहला जो सिल्वर प्ले बटन होता है वो लाने में लगभग 3 साल लगे, मतलब बड़े धीरे धीरे वहां तक पहुंचा था। तो अभी रिसेंटली एक मेरे मित्र हैं अभिनय मैथ्स करके, तो वो संदीप महेश्वरी शो पे आए थे, वो SSC के लिए कुछ पढ़ाते हैं।
तो मैं जानता था उन्हें 2 साल से था। फिर उनसे किसी ने पूछा, वो संदीप सर ने, कि भाई आपके 1 लाख सब्सक्राइबर कितने में होगा? बोला मैंने पहला वीडियो डाला, वो वायरल हो गया 1 लाख। मैंने कहा मेरे को 3 साल लगे व्यक्ति पहले वीडियो में बैठ गया। मैंने कहा ओके। तो 3rd ईयर तक वहां तक वो, पर 3rd ईयर में इंटर्नशिप लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो वो एक कॉल लेना था, क्योंकि उस दौरान ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि यार इस काम को हम क्या और आगे कर सकते हैं क्या। मैंने सोचा कैसे क्या कर सकते हैं। बीच में मेरे एक आइडिया है कि यार क्यों ना जो 3 लाख रुपए का चीज है कोटा के अंदर आता है, अगर ये 1000-2000 के अंदर रेट के अंदर अगर बहुत सारे बच्चों को सेल किया जाए तो जो नंबर है वो सेम आ जाएंगे। तो जाते हैं कोटा, सिक्कर, बीकानेर के अंदर कुछ 3 टीचर लेकर आते हैं और उन टीचर्स का कंटेंट यूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से प्राइस डाउन आ जाएगा। तो निकल गए हम। जब कहाँ से लेके आए टीचर, तो सबसे पहले जिन टीचरों ने पढ़ाया था उन्हीं को कॉल किया मैंने। तो उन्होंने कहा बेटा हम तो सेटल हो रखे हैं देखो अपने अपने इंस्टीट्यूट में, पर मेरे ये मित्र हैं ये शायद इसके अंदर करें। तो उन्होंने अपने अपने जो कॉन्टैक्ट हैं उनके नाम बताए। वहां मैं गया, तो जब गया तो घर वालों को इतना कुछ बताया नहीं कि भाई ट्रेन पकड़ के कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं। उन्हें तो लगा मैं हॉस्टल के अंदर हूँ। गए, उन्हें कन्विंस वगैरह किया कि भाई हमारे पास ये चीज है और ऐसे तूने समझना है। उन्होंने कहा हाँ करते हैं। उनकी एज लगभग 35 to 40 के बीच में होगी। IIT ग्रेजुएट्स थे, अच्छा एक्सपीरियंस था, पढ़ाते भी अच्छे थे। मैंने कहा ठीक है यही चीज चाहिए थी। फिर मैंने कहा आपके स्टूडियोज हमें डेवलप करने पड़ेंगे, आपकी बड़ी बड़ी क्लासरूम्स हैं तो साइड में अकॉस्टिक फॉर्म्स वगैरह, नीचे कैमरा आना चाहिए, आपकी आवाज अच्छे से आनी चाहिए, रिकॉर्ड वगैरह सारी चीजें। तो हमने अकॉस्टिक फॉर्म लगा के वो सारी चीजें करनी स्टार्ट करी। तो कहते थे ठीक है आप बढ़िया से बढ़िया कैमरा लेके आया, सारी चीजें कर। तो क्या है अगर एक कैमरा जैसे मान लो ₹1,00,000 का है तो आपको चांदनी चौक में वो 85,000 का मिल जाता है, MRP उस पे 1 लाख। तो ऐसे कर करके थोड़ा बहुत जो भी मार्जिन होता था मैं कहा ठीक है। पर हार्डवर्क ये लगता था, कोई हार्डवर्क नहीं था, मस्ती लगती थी उस टाइम तो कि भाई वापस ट्रेन पकड़ के आओ, चांदनी चौक से सामान लो, अपने सारे ट्राइपॉड वगैरह माइक वगैरह जो लेने हैं वो, लाइट्स लो, और उसके बाद वापस चले जाओ। वहाँ पे एक कारपेंटर को पकड़ते थे जो वही अरेंज करवा देते थे और उनका स्टूडियो वगैरह बना देते थे। उन्होंने फिर एक और छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना के दिया। मैं काफी खुश हूँ, ऐसे ही तो होता है, हो जाएगा। फिर बाद में पता चला जब सारे स्टूडियो वगैरह उनको बना दिए, उन्होंने मुझसे पूछा ऑनलाइन वर्क कैसे करता है। तो मैंने पूरे एनर्जी के साथ लगा के ऐसे 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 वर्क करता है, ये हमें करना चाहिए, ये बेटर रहेगा, ये बेटर रहेगा। वापस जब मैं कॉलेज में आया, 3rd ईयर की बात है, तो उन्होंने फिर फोन उठाने बंद कर दिया। मैंने कहा ओहो फोन नहीं लग रहा है, अब बताएं तो बताएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ही बिना घर वालों से पूछे चले गए। तो मैं कहा यार ये तो दिल टूट गया, ये तो यार इन्होंने धोखा कर दिया मेरे साथ। तो होता क्या है जीवन में, चाहे आपका पहली बार दिल टूटे तब आपको बहुत बड़ा दुख होगा, ठीक है। क्या मेरा तो दिल टूट गया। अब इन्हें मैथ्स का एक और बड़ी मेरे को प्यारी लाइन लगती है, कुछ उनकी शादियां ना बहुत प्यारी प्यारी थी, बैठ के बात करते मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो बोले जैसे कोरोना के अंदर वो एंटीबॉडी डाल देते हैं ना आपके अंदर, एक छोटा सा डोज डाल देते हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी आ जाए। फिर जैसे बाहर से कोई कोरोना है तो आपके फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार से जब आपका पहली बार दिल टूट जाता है तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है। पहली बार तो दर्द होता है, तो उसके बाद एंटीबॉडी, फिर आप ये देखते हो अच्छा जी दूसरा आया कब चला गया, तीसरा आया कब चला गया, फिर आपको उतना फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपको पहली बार VIT के अंदर इतने शांत बच्चे कैसे हो गए इस टॉपिक के ऊपर? प्लेसमेंट लगने नहीं वाली इसलिए। अरे इस टॉपिक पे तो यूजुअली बच्चे नहीं ऐसे यहाँ में बच्चे ऐसे जैसे अभी मैंने बताना स्टार्ट कर दिया, इन दोनों के बीच में डेल्टा ये है, इसके आगे फिर तो इस पे डबल इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं खुद ही भूल गया। तो जो आपके फर्स्ट टाइम आपको धोखा मिलेगा, चाहे आपके काम के अंदर या चाहे आपके रिलेशनशिप, तब आपको बड़ा दुख लगेगा, आपको लगेगा दुनिया खत्म हो गई। जब आपको फर्स्ट रिजेक्शन मिलेगा तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया। और इसके पीछे साधारण सा एक सिंपल मैं रीजनिंग बताता हूँ कि हमारे नेगेटिव इमोशंस हमारे पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर इतने भारी क्यों पड़ते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट इसको आप आज से हजारों साल पहले जब हम ट्राइब्स के माध्यम से रहते थे छोटे छोटे गांवों के अंदर, कस्बों के अंदर, ट्राइब्स के अंदर, तो वहां पे रिजेक्शन एक बड़ी बात है। उधर रिजेक्शन का मतलब है शायद आपको गांव से निकाल दिया जाएगा, शायद आपको अलग कर दिया जाएगा, शायद आपसे कोई बात नहीं करेगा। उधर मोबाइल नहीं कि कोई बात नहीं कर रहा तो रील देख लूंगा, उधर बात नहीं हो रही तो बड़ी बात है। तो वहां पे रिजेक्शन बहुत चीज यार, ये सर्वाइवल के ऊपर बात आती थी
कि यार गांव में मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया, मेरी ट्राइब में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, ये तो बहुत खराब बात हो गई है, मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो इसलिए तब से हमारे इंस्टिंक्ट के अंदर आ गया कि भाई जो नेगेटिव इमोशन है वो हमारे ऊपर ऐसे ही दिखता है कि एकदम से हम लेने लग जाते हैं। इनफैक्ट इसको मैं रिसेंटली एक, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, कोई फॉरेन का कोई क्रिएटर है, क्रिएटर नहीं है, इज एन एंटरप्रेन्योर, लगभग 55-60 साल की एज है उनकी। तो वो व्यक्ति कह रहा था कि अगर आपके पास मोटी चमड़ी नहीं है, वो सेलिब्रिटी बायस उसने कुछ कहा, होता क्या, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, आप सबने बहुत इज्जत के साथ यहाँ पे स्टेज पे बुलाया, तो क्या है कि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, तो वो आपने चढ़ा लिया। अब इसको शैटर करना बहुत आसान है। शैटर इसे सिर्फ एक बच्चा कर सकता है। कोई भी बच्चा उठ के बोलता है तो वो एकदम से शैटर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सेलिब्रिटी बायस। आपके 1000 कमेंट बहुत अच्छे हैं, पर एक कमेंट आया उल्टा और आप सोचते हैं हम बहुत गंदा काम कर रहे हैं, ये तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा है क्या, ये तो ऐसा है क्या। तो इनिशियली मैं श्रद्धा भी जब वो माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के अपना आई और उसको ये वाली साइट पता चली, तो 1000 में कोई एक कमेंट हो ही जाता था। तो वो बीच में परेशान होंगे कि यार ये तो बड़ी खराब चीज है, आई थॉट आई टुक रॉन्ग डिसीजन, मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, ये तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, ये बहुत नॉर्मल है। एजुकेशन में इनफैक्ट सबसे कम है। आप भगवान जी की आरती सर्च करो, हनुमान जी की आरती, और आप देखोगे उनको भी 100% लाइक रेशियो नहीं मिलता, उधर 75-25 होता है। हम अपने चैनल पे हमारे कुछ बेसिक फीचर्स के लिए हमने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। If the like ratio is above 99%, it's very good. आपका लेक्चर अच्छा था, बच्चे को अच्छा लगा। If it is above 98, there is something wrong. देखो उसके अंदर क्या था, क्या एक्सप्लेनेशन बोरिंग हो गए थे, लंबे जा रहे थे, क्या नोट्स नहीं दिया, कोई लिंक देना भूल गए थे। 97 के ऊपर इट्स वरीसम, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ गलत पढ़ा दिया लगता है। 96 के ऊपर वी स्टार्ट थिंकिंग कि वीडियो डाउन करना है क्या। 95 के ऊपर भी 100% श्योर की वीडियो डाउन करना है, कुछ बहुत ही आपने कंट्रोवर्शियल बोल दिया। भगवान जी की आरती पे मैंने एक बार बोला 75-25, मैंने कहा लोग भगवान से कुछ नहीं हो रहे सोशल मीडिया तो मैंने कहा दिस इज वेरी नॉर्मल, राइट। तो इसी प्रकार से मान लो कल को आप अपने किसी प्रोफेशन के अंदर आपने 10 साल 15 साल 20 साल लगाए, आप एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, आपने बहुत अच्छा कुछ अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, आपने अपने सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम किया, और कोई एक बच्चा आके, मान लो कोई प्रोफेसर भी है, प्रोफेसर को सारे कॉलेज के बच्चे बहुत पसंद करते हैं, अटेंडेंस में कोई दिक्कत नहीं दी, ठीक है, नंबर अच्छे लग जाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, पर एक बच्चा आके शैटर कर सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि नेगेटिव इमोशन जो है वो पॉजिटिव के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारा नॉर्मल इंस्टिंक्ट ऐसा है। पुराने जमाने में अगर कोई रिजेक्ट कर देता था तो वो लाइफ थ्रेटनिंग एक चीज होती थी कि मेरे को मेरे देश से निकाल दिया, गांव से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ। पर अब ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो जब भी 20s के अंदर इफ यू वांट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाओ, अपने आप को एक बेटर बनना। हम इंडिया के अंदर क्या करते हैं, हम 10-20 रुपए को भी देखते हैं। यहाँ पे मैं अपने 10 रुपए बचा लेता हूँ, इधर मैं अपने 20 रुपए बचा लेता हूँ। आया ना, छोटे जब आप बचपन में थे, मुझे अब क्या है, मेरी बहुत एक अच्छे कॉलेज में भी इनफैक्ट आज तक एक आदत रही है, हर एक चीज को मैं समोसे के साथ रिलेट करता हूँ। कि मान लो ये चीज, अगर ये कैमरा मान लो फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए का, मैं बोलूंगा 5,000 समोसे की इक्विवेलेंट है। क्या ये वर्थ इतना इन्वेस्टमेंट है? कोई चीज अगर 50 लाख की होगी तो मैं बोलूंगा 5 लाख समोसे, ऐसे मेरे दिमाग में। और इसके पीछे भी एक रीजनिंग है कि घर वाले पहले हमारे टाइम में 5 रुपए के समोसे आते थे, तो 2 समोसे में पेट भर जाता है, छोटे समोसे होते थे स्कूल के आगे। तो वही है, मतलब मैंगो बार मजे आ गए, चौको बार लग्जरी 10 रुपए में, क्योंकि घर से इससे ज्यादा मिलते ही नहीं थे। तो हम 10 रुपए 20 रुपए, इनफैक्ट हमारे मम्मी पापा भी कभी कहते थे कि कोई नहीं बेटा, थोड़ा पैदल चल लो, ऑटो के 20 रुपए बच जाएंगे, या फिर ये चीज रहने दो, पंखा ऑफ कर दो, AC को ऑफ कर दो, लाइट फालतू मत चलाओ। 10 रुपए 20 रुपए 50-100 रुपए हम बहुत बचाते हैं, पर हम अपना जो टाइम है उसको सेम नजर से नहीं देखते हैं। हम कभी कभी 100 रुपए बचाने के लिए अपना पूरा दिन भी खराब कर सकते हैं। तो अपने 20s के अंदर आपको ये समझना है कि आपका जो टाइम है वो ज्यादा प्रेशियस है एज कंपेयर टू जो आपका कैपिटल है। और उससे ज्यादा ये कि जब भी आप किसी चीज को शुरुआत करो, देखिए ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। हमें भी नाना करते 7 साल हो गए, आप भी जब अपने उसके अंदर जाओगे, करीबन 2 साल हमने 11th 12th के अंदर लगा लिया, आया ना,
4 साल आप इंजीनियरिंग में लगा लो भाई, 6 साल के बाद पहली जॉब मिलेगी, यस। और उसके बाद भी आप उस काम को सीखोगे, उसमें आपके 5-7 साल और लग जाएंगे, जब आपको बोलेंगे हाँ इसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है थोड़ा। तो आप धीरे धीरे अपनी स्किल पे जैसे जैसे जाते जाओगे। है क्या, मेरे से कई बार बच्चे पूछते हैं कि भैया मुझे वो चीज नहीं मिली जो मुझे लाइफ में करनी चाहिए। मैं अपनी 20s के अंदर हूँ, मुझे वो चीज नहीं मिली, मुझे नहीं पता क्या मुझे जॉब ही करनी चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है, मैं दुनिया को देखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, इंस्टाग्राम देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, मुझे कुछ लोग दिखते हैं, फिर मुझे लगता है क्या मेरे को भी करना चाहिए, क्या मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ, क्या मेरे को आज ही करना चाहिए, क्या टाइम जा रहा है। इसका ये है, अगर आपको अभी भी कोई चीज नहीं मिली है, इट मीन्स कि आपने ज्यादा चीजों को, यू हैव नॉट टेस्टेड इनफ आइटम्स, आपने ज्यादा टेस्ट करके नहीं देखा है। हम अगर एक नॉर्मल सड़क पे चलते जा रहे हैं, एक है ना हाईवे, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से काफी दिल्ली के कितने हैं, ओके ठीक है, तो मान लो हम दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर है, तो वो एक बढ़िया हाईवे है, या आगरा एक्सप्रेस हाईवे, वो बढ़िया एक हाईवे बन रखा है। तो सारे लोग हैं, लाखों लोग उसके ऊपर चलते जा रहे हैं, लेफ्ट में पेट्रोल पंप भी आ जाते हैं, ढाबे भी आ जाते हैं, सारी चीजें पहले से स्ट्रक्चर्ड है। पता है कि भाई आगरा है वो लगभग 150 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे बाद आपको पता है ओके अब अपना ये 90 किलोमीटर दूर बचा है, 70 किलोमीटर, उसके बाद आपको पता है अच्छा यहाँ पे ये है, सारी चीजें पहले से डिफाइंड है। बीच में डिवाइडर बना हुआ है, अच्छी आपकी रोड बना रखी है, बीच में पेड़ उगा रखे हैं जिससे रात को लाइट इधर उधर ना जा रही हो, आप अच्छे से गाड़ी जितनी चला पाओ, ऊपर स्पीड कैमरास लगा रखे, सारी आपकी चीज पहले से स्ट्रक्चर्ड है, आपको मात्र अपनी गाड़ी सीधे से अच्छे से चलाते जाना। ये होती है जेईई की तैयारी, ये होती है मेडिकल की तैयारी, ये होती है यूपीएससी की तैयारी, ये होती है वो ऑलरेडी बने हुए रास्ते जो कि पहले भी जॉब्स थी, आगे भी जॉब्स हैं, और इनके लिए लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। एक तरह से आप ये रेस मान लो, यहां से लेके ऐसे लेके रेसिंग लाइन है, ठीक है, एक रेसिंग लाइन है, और यहाँ पे अगर 10 लोग भी खड़े होते हैं और मैं कहता हूँ कि भाई उस गेट तक जो पहुंच गए, मैराथन होती है लाइफ, भाई ये गेट मान लो 5-10 किलोमीटर उस पर है, मैं उस गेट तक जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। अब 10 लोग की जगह एक बार 10 लाख लोग इमेजिन करो, क्योंकि जेईई में लगभग उतने बच्चे बैठते हैं, मेडिकल में तो उससे 2 गुना बैठते हैं। अब उतने बच्चों में आप जब भागना स्टार्ट करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके ऊपर 10,000, 20,000, 30,000 के अंदर रैंक आ रही होगी। तो एक तो है ये वाले रास्ते, फिर दूसरे कुछ रास्ते वो होते हैं जो कि आप जितने अवेयर हो उतना आपको कहीं कहीं से आइडिया लगता जाएगा। काफी बार आपने सोचा यार ये चीज तो मैं भी कर सकता था, मेरे दिमाग में आई थी पर मैंने करी नहीं 2-3 साल, ये मेरे को करनी चाहिए। आप जितने अवेयर हो गए, आपके अंदर जितनी हिम्मत होगी, आपके अंदर करो जो कि आप पूरा लेफ्ट राइट देख रहे होगे, आप ऑब्जर्वेंट हो गए, यार इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये आदमी 35 साल का है, क्या ये खुश लग रहा है। व्हाट इज सक्सेस टू यू? सक्सेस का क्या मतलब है? सक्सेस, आप कोई भी 100 वाइज लोगों से पूछोगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, हर एक आदमी आपको अलग अलग डेफिनेशन देगा, यस और नो। एक डेफिनेशन कोई बोल सकता है कि मेरे लिए सक्सेस है बहुत ज्यादा पैसा कमाना, कोई बोल सकता है मेरे लिए सक्सेस होता है एक जेनरिक सी कि जब अगर मैं सुबह उठूं तो मैं खुश रहूं। आप जब अपने बेड से उठते हो तो आप एक्साइटेड कि मेरा पूरा दिन कैसा होगा, क्या वो एक सक्सेस स्टेट लग रही है, यस और नो। जगह जरूरी नहीं है कि जो 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है या जो 50 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, ठीक है, हमने 2 नंबर ले लिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, वो ज्यादा खुश होगा एज कम्पेयर टू एक व्यक्ति जो 5 लाख रुपए कमा रहा है। इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं जो आप बहुत अच्छे से समझ जाओ। मुझे नहीं पता वीआईटी के अंदर वो एग्जांपल ले सकते हैं या नहीं। देखो, इस मेरा मानना ये है कि अभी हम सारे 20 साल के करीबन के एज हैं, यस और नो, यस और नो। पर आज से 5 साल 7 साल के बाद हम सब 25-27 साल की उम्र के अंदर जब आ जाएंगे तो हम में से सारे लोग मेजॉरिटी वर्किंग के अंदर आ रहे होंगे, यस। हम लोग दिन के 10 घंटे ऑफिस में होंगे, 8 घंटे वर्किंग आवर, 1 घंटा जाना, हमें करीबन 10 घंटे हमारे ऑफिस में लग रहे हैं, दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे, बच गए कितने, 14 घंटे, जिसमें से 8 घंटे आप सो जाते हैं, बच गए 6 घंटे जो कि आप खाना पीना नहाना, अपने मम्मी पापा जो भी आपके रिलेटिव हैं इनके साथ टाइम लगा रहे होंगे। तो मैंने कहा सोने वाले 8 घंटे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यस। जो बच गए 16 घंटे, उसमें 10 घंटे आप काम करोगे। तो एक तो हो गया करियर, क्योंकि वो जो काम है वो हम अगले 40 साल के लिए करने वाले हैं एटलीस्ट, यस। 10 घंटे जीवन के 10 घंटे, ठीक है, 8 घंटे हटा दो, 16 घंटे जब हम पड़े रहते हैं तो 50% से ज्यादा हमारा जो समय है
वो हमें करियर के ऊपर लगाने वाले हैं। तो बचा हुआ टाइम है वो आप अपने फैमिली को दोगे। यस और नो? जो होता क्या धीरे धीरे विद टाइम फ्रेंड्स का उतना नहीं रह पाता, एक दो फ्रेंड्स आपके मैक्स रह पाएंगे। जैसे आप कॉलेज में आओगे तो आपके काफी सारे स्कूल फ्रेंड्स छूट गए होंगे। जैसे ही आप कॉलेज छोड़ के जाओगे, आप में से कोई चेन्नई होगा तो कोई बैंगलोर होगा, तो ये तो पास पास में हो गए, एक गुड़गांव होगा, ठीक है, तो कोई हैदराबाद होगा, कोई मुंबई होगा, किसी की कोई कंपनी होगी, ठीक है, किसी को राहुल मिल जाएगा, किसी को नेहा मिल जाएगी, सबके अपने। तो फिर आपके दोस्त छूट जाते हैं, धीरे धीरे आपकी अपनी एक फैमिली जो है उसी के ऊपर आपको मेजॉरिटी टाइम जाता है। तो मेरा मानना है जीवन में ये दो डिसीजन है जो कि आपके होने चाहिए। अगर ये डिसीजन आपके नहीं हुए तो दुनिया आपको धक्का मार के अपना डिसीजन थोप देगी। पहला डिसीजन है कि आप लाइफ में करने क्या वाले। मैंने आपको अपनी जर्नी शुरुआत में थोड़े बहुत इसलिए बताया था जिससे कि हम एग्जाम्पल पिक करके रिलेट कर पाए। मैंने पापा से पूछा था कि भाई स्पोर्ट्स खेलोगे या वो, मैंने कहा स्पोर्ट्स, पापा ने कहा इंजीनियरिंग। मैं ये नहीं कह रहा पापा के डिसीजन गलत थे, मुझे तो लगता है आज के दिन सही थे। ठीक है, बढ़िया हुआ इंजीनियरिंग के अंदर भेज दिया, हिंदू एनएसआईटी में बढ़िया हुआ कि इंजीनियरिंग के अंदर दोबारा भेज दिया। अभी वो स्टोरी खत्म नहीं हुई थी, उसमें एक प्रश्न और है। जब मैं 4th ईयर के अंदर आया था तो तब तक करीबन 4th ईयर 3rd ईयर के अंदर हम प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी सी ना नर्वसनेस बढ़नी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मैं अपनी क्लास में देख रहा हूँ इसको 80,000 स्टाइपेंड कौन दे रहा है, इसको तो जानता हूँ ना, इसको 80,000 स्टाइपेंड कौन दे रहा है, इसकी 60,000 की स्टाइपेंड कहाँ आएगी, ये गोल्डमैन सैक्स इसको 85,000 क्या यार, हम कुछ बहुत खराब है, गलत ले लेना चाहिए क्या? मतलब आपने 18-19-20 साल इसकी जिस चीज के लिए आप पढ़ते आए वो आपकी इंटर्नशिप है क्या लेनी चाहिए, तो गुटगुट सी होती है। पर इंटर्नशिप सीजन उतने एग्रेसिव नहीं होते, तो चलो वो निकल गए। फिर प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ। पहले दिन कंपनियां आ रही हैं, गोल्डमैन सैक्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न। हमारी क्लास के अंदर पहला पैकेज 40 लाख। मैंने डिवाइड करा 40/12, ये महीने के 3 लाख से ऊपर कमाएंगे, ये कौन दे रहे 3 लाख रुपए यार, पहले तो 80,000 था, अभी 3 लाख पहुंच गई ये चीजें। तो फिर ऐसे गुड़ उस टाइम नहीं पता था स्टॉक होते हैं, फलाना चीज होती है, असली में तो 16-18 होता है, वो लाख रुपए 1.25 लाख मिलते हैं। सेकंड ईयर से वो पैकेज 18-19 लाख हो जाता है स्टॉक 4 साल में। उस टाइम कुछ नहीं बना, 40/12 3 लाख। हमने कुछ बहुत बुरा कर दिया, इधर उधर लोगों के लगने स्टार्ट हुए। एक बच्चा आ रहा है यार, डे 1 की दोनों ही क्रैक हो गई। मैंने ओ कितना दुख कितने दुख के साथ कैसे जी रहा है ये। अब किसने जाऊं पता नहीं लग रहा। प्लेसमेंट के होते हैं ना, आप एक ही कंपनी में आपको जॉब मिल गई तो दूसरी में आप नहीं जा सकते, पर उसने एक ही दिन दोनों दिए, दोनों क्रैक हो गए डे 1। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा यूं पढ़ने लग गया। प्लेसमेंट सेल में आपको अपना नाम लिखवाना होता है, तभी फिर आप तो हमने नाम ही नहीं लिख पाया अभी तक। मेरे यूं था नाम लिखवा दिया, फिर तो कूद ही जाओगे, नाम नहीं लिखवाना, ये बैरियर है, इस वॉल को पकड़ के रखते हैं। फिर आगे जैसे जैसे 4th ईयर आया तो तब थोड़ा प्रेशर सा बढ़ने लग गया दिमाग के अंदर। कभी कभी आपको लगता है ना पल्स हो रहा है, ज्यादा प्रेशर। तो आपके एक तो सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको अच्छे नंबर ला के रखने होते हैं जिससे आपको आपका जीपीए ठीक रहे। हमारे टाइम में परसेंटेज होता था, आप कंपनियों में बैठ पाओ। दूसरा कि भाई प्लेसमेंट आ चुकी है। तीसरा कि भाई यूपीएससी की तैयारी अभी भी चल रही थी 4th ईयर के स्टार्ट में, अभी छोड़ी नहीं थी पूरी। और 4th था जो मैं अपना खुद का कुछ काम कर रहा था, तो ये चारों चीजें मैनेज नहीं हो रही थी साथ में। आप 2 नावों में पैर रखते हो तो आपके पैर फट जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे, 4 तो ज्यादा हो जाता है। तो वहां पे एक चीज मैंने करी जिसने मुझे बहुत हेल्प करी, वो ये कि मैंने पापा को कॉल मिला लिया। मेरे पापा जो मेरी सारी बात मानते हैं तो मैंने पापा को कॉल किया, पापा ये 4 चीजें हो गई हैं, बड़ा प्रेशर सा हो गया, कोई सी भी चीज मैनेज नहीं हो रही है, तो पापा क्या प्लेसमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं? क्या प्लेसमेंट ड्रॉप कर रहे हो, ये मैं डिसीजन सिर्फ खुद नहीं लूँ, मम्मी पापा को इन्फॉर्म करना चाहिए। प्लेसमेंट ड्रॉप कर दें क्या, ये छोड़ दें? अरे छोड़ ना, प्लेसमेंट कौन लेता है? प्लेसमेंट नहीं लेनी होती, सरकारी की तैयारी। प्लेसमेंट छूट गया तो अब इसके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी इतनी पढ़ाई नहीं करनी, कुछ 75% 70 बन जाएंगे, उतना काफी आखिरी सेमेस्टर। तो मेरे 2 टेंशन है वो एकदम से डाउन हो गए। यार पेरेंट्स ने बैक में ले दिया, प्लेसमेंट कौन लेना है? अब 2 चीज बची थी,
पापा को लग रहा था फुल एनर्जी के साथ यूपीएससी के ऊपर बैठा जा रहा है कि 1 साल है तो 1 साल में ठीक है हो जाएगा, नहीं तो मैक्स 1 और साल ऐसे पापा बना रहे। तो पापा को ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे ही बंदे को पकड़ते हैं, फिर बोलते हैं तेरे से यूपीएससी नहीं होगा तो इस एग्जाम की तैयारी कर ले, जैसे ये नहीं होगा वो 10वीं 12वीं के नंबर पूछेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज मैथ्स और साइंस के पूछेंगे, फिर वो उसको उसके अंदर लगा देंगे। फिर पापा के कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं 2-3 जो फॉलो करनी होती हैं। जैसे मेरे कुछ बड़े भाई आए थे, 3 भाई राजस्थान से, और नहीं होते मैं शरीफ और वो शरीफ का एकदम उल्टा क्या होता है मेरे बड़े भाई, क्लास के अंदर वॉलीबॉल फेंक देना बोर्ड की तरफ, उस टाइप के बच्चे। तो मेरे पापा ने उन्हें डे 1 पे कहा देखो बेटा, अगर पड़ोसी ने मुझे ये कहा ना तुमने आंख उठा के किसी लड़की की तरफ देखा है तो मैं दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो इस तरह की कुछ बेसिक गाइडलाइंस मैंने दे रखी थी। तो वो 2-3 साल में ऐसे मैन्युफैक्चर होकर निकल जाते हैं। तो वही कुछ पापा ने मेरे लिए प्लान किया कि 4th ईयर से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो। फिर अब 2 चीजें बची हुई हैं। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो बीच में मेरा छोटा एक भाई था, उसके स्कूल में शायद 1-2 बच्चे 9th क्लास 10th में था, वो कुछ जानते होंगे। तो छोटा बच्चा भाई 6 सेमेस्टर के अंदर शायद, पर वो आता थोड़े दिन बाद में 2-3 महीने बाद। तो वो आया तो मैंने कहा यार ट्रॉफी, ये तो स्कूल के बाद बहुत दिनों बाद मिल रही है, कॉलेज में तो नहीं मिलती थी। वो ऐसे में अच्छा सा लगा उसे देख के। तो फिर तनिष्क के साथ मैं ऐसे बैठा था, तो उसने कहा आप है ना इसको और आगे करोगे, ये चीज़ और करोगे। मैंने कहा देखते हैं, पापा से पूछते हैं। मैं पापा के पास गया और मैंने पापा को कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करी। तो पापा ने पूछा बेटा आपको अपना वाला काम करना है या फिर आप यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करें। मैं पापा ये काम करके देखते हैं ना। पापा ने ठीक है बेटा यूपीएससी की तैयारी करें। तो मैं ठीक है बोला है तो ठीक है, आज तक ठीक ही बोला है। ऐसे मैं जाके रूम के अंदर गया, रूम के अंदर मेरा भाई ऐसे बैठा, वो है एकदम जो कहते हैं ना, वो भी शरीफ का सबसे उल्टा, पूरे घर में सारे स्पोर्ट्स के अंदर है तो आप समझ जाओगे, ऐसे थोड़े एनर्जेटिक ज्यादा है। तूने अपने पापा की बात मान ली, तो पापा का अच्छा बच्चा बनता है, तूने तो हाँ कह दिया होगा। हाँ वो निकला ऐसे एनर्जी के साथ। फिर वो ड्राइंग रूम होता है ना, जहाँ मम्मी पापा बैठे होते हैं, न्यूज़पेपर होता है, चाय होती है, कमरे के आगे पर्दा लगा होता है, वो ऐसे ही पापा भैया का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। पापा डर गए, सोचे यार एक पेरेंट्स को बोल दो बर्बाद कर रहे हो उसको, सही में तो नहीं कर रहे, दोबारा सोच लेते हैं। तो मैं खुद पीछे पापा को कुछ टाइम हो गया था, कुछ टाइम में मतलब आप पेरेंट्स को ना धीरे धीरे ऐसे खुरेदना स्टार्ट करते हो, खुरेदने में ऐसे 1-1.5 महीना लग जाता है। फिर पापा ने पूछा चलो बेटा कर लो, ठीक है। अब जब ये डिसीजन लिया, मुझे लगता है लाइफ के अंदर मेहनत हर कोई करता है। यस, रिक्शा वाले भैया भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमसे कम मेहनत तो नहीं कर रहे। हम तो यहाँ एसी के अंदर बैठे हैं, तो एसी के अंदर भी नहीं बैठे। मेहनत हर कोई व्यक्ति 25 साल के ऊपर जैसे ही जाता है, मिनिमम 8 से 10 घंटे वो काम कर रहे हैं। हर आदमी बहुत मेहनत कर रहा है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है? डिसीजन और टाइमिंग्स। डिसीजन और टाइमिंग्स, इनको याद रखो, डिसीजन और टाइमिंग्स। तो ये टर्निंग फेज था। मैंने गाड़ी धीरे धीरे मुड़ रही थी और यहाँ पे लाइसेंस मिल गया था सरकार से कि जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेडलाइन बनाई गई। डेडलाइन ये बनाई गई थी कि 2 साल देंगे इसको, 4th ईयर और 4th ईयर के नेक्स्ट ईयर वाला। अगर इन 2 साल के अंदर भी कुछ टर्म अच्छे से नहीं हुआ तो फिर विल स्टडी। मैंने पापा को यही तर्क दिया था, इन्वेस्टर को आपको फिर से पिच करना होता है कि यूपीएससी की एज ब्रैकेट तो बहुत ज्यादा है। मेरे भाइयों ने तो देखो पापा मास्टर्स भी करी थी, फिर आपने सरकारी में लगाया था, मैं तो अभी बीटेक ही करी है। अगर 2 साल भी दे देंगे तो बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं, कई सारे अटेम्प्ट बचे रहेंगे। तो पापा ने कहा ठीक है 2 साल दो इस चीज को। सेम चीज पापा ऐसे भी कहते थे, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में मैं 2 अटेम्प्ट दूंगा मैक्स, या 3 अटेम्प्ट दूंगा, या आपके जितने भी अटेम्प्ट मैं इतने दूंगा, पर इसके बाद नहीं दूंगा। आपको आपकी डेडलाइन पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे होता है ना यार, एग्जाम के लिए चाहे 5 दिन दे दो चाहे 15 दिन दे दो, पढ़ाई उतनी होनी है। यस और नो? सेम वही माइंडसेट है। अगर आपने अपने आप को एक डेडलाइन दे दी तो आप उन 2 साल के अंदर ज्यादा अपनी एनर्जी लगाओगे। तो मैंने सोचा ठीक है शुरू करते हैं। अब
बगल में प्लेसमेंट्स वगैरह तो लगी थी। एक होता है आप भागते हो पूरी जान लगा के, एक होता है आपको पता है पीछे कुत्ता पड़ा है, जोर से आप और तेज भागते हो। तो उस कुत्ते का नाम था कि सबकी जॉब लग रही है, आप क्या कर रहे हो। आपने एक बैट ले लिया, तो जब आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लोगे तो आप थोड़ा मेहनत भी ज्यादा डालते हो। तो हमने भागना स्टार्ट किया, मैंने अपने लिए कुछ मैट्रिक्स डिसाइड किए कि यार लोग इसके अपन कर रहे हैं, तो बाकी सबके तो इतने बड़े बड़े पैकेजेस लग रहे हैं, इतना अच्छा होगा अगर यार हम एक्स नंबर तक भी पहुंच पाए। तो ईयर एंड तक हमने वो बनाया। मीनवाइल बीच में ये 4th ईयर चलता जा रहा है। हमने ज्यादा एनर्जी पुट इन करी, तो मुझे पहले 1 लाख बच्चे करने में करीबन 3 साल करीबन लगे, नेक्स्ट 2 लाख करने में 3 महीने लगे मुझे, क्योंकि हमने अब उसके ऊपर फिर फुल टाइम एनर्जी लगाई। फुल टाइम एनर्जी लगी, जब आपको रिजल्ट दिखता है तो आपको और अंदर से होता है कि अब हम और इसके अंदर इनपुट करते हैं, आप और रिजल्ट मिलता है, आप उसके अंदर और इनपुट करते हैं। देयर इज अ वेरी एक सेइंग है, इट इज हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन नोबडी इज क्लैपिंग फॉर यू। जब हम 9th 10th 11th 12th के अंदर मेहनत करते हैं, या हम जब कॉलेज के अंदर मेहनत करते हैं, देखो आपकी जिस भी ड्रीम कंपनी है, ठीक है, आपको गोल्डमैन सैक्स के अंदर जाना है, आपको किसी भी कंपनी के अंदर जाना है, ऐसे आपको कोई सरकारी एग्जाम क्रैक करनी है, आप एक दिन में आईएएस बन जाते हो, उससे पहले आप कुछ नहीं हो। आप इस दिन आईएएस हो, उससे पिछले दिन आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। पर उससे पहले क्या है कि आपकी एक ऐसी जर्नी हो रही होती है जहां पे किसी ने आपके लिए ताली नहीं बजाई होती। तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी। सो इट्स हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन नोबडी इज क्लैपिंग फॉर यू। फिर आपको जब रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट आपका काम करने लग जाते हैं, तब तो आसान हो जाता है, तब तो आपको खुद ही जोश मिलता रहता है, तो आप उस अप्रिशिएशन में। आज इंसान सबसे ज्यादा किस चीज का भूखा है? एक बुक है हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स करके, हाँ बोलिए नहीं ले शायद, अरे वाह किताब लेके बैठा है आज, ये नहीं पढ़ रहा, वो पीछे भी लेके बैठे हैं, आप दूसरी बुक लेके बैठे। सही है यार, मैं बीच में बोलते बोलते गैप्स आ रही हूँ, अरे ये पढ़ लेता हूँ। ये तो पहली बार हुआ मेरे साथ, मैंने कोई बुक का ये तो बैग में लेके बुक तो उसके अंदर लिखा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, आदमी सबसे ज्यादा भूखा पैसा, इन सबसे ऊपर एक चीज होती है एप्रिशिएशन। उसे एप्रिशिएशन किस चीज से मिल रहा है, तारीफ कहां से मिल रही है, वो देखता है यार मेरे को लोग किस चीज के लिए पूछ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने कोडिंग स्टार्ट करी और आपने अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में स्टार्ट कर दी, इंटर्नशिप का टाइम आ गया, 3rd ईयर के अंदर या 4th ईयर में हो, आपका दोस्त आपके पास आता है, पूछते हैं यार ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, एक बार करके देखियो। आपने उससे लैपटॉप लिया, आप करके देखते हो और 15 मिनट में आपसे हो जाता है। और आपको तो भाई तू तो छोड़ेगा, तूने तो तगड़ा किसे रखा है, सांप तूने कब पढ़ लिया? नहीं यार, पर वो एप्रिशिएशन मिला, तो अब क्या होता है यार, लगता है अपने को अच्छे से कोडिंग आती है, तब आप थोड़ा उसके ऊपर और ऐसी यार लगता है अपन कर लेंगे, तो आप और फालतू टाइम लगाते हो उसके ऊपर। आपने किसी और ने आपसे पूछ लिया, आपने वो चीज, फिर आपको वो बढ़ता जा रहा है वहां से, फिर आगे आपकी जॉब लगती है, जॉब के अंदर और लोग आपका यार ये व्यक्ति अच्छा है, इसका अच्छा ग्रिप है इसके ऊपर, इसका इस लैंग्वेज, वो आपको वहां पे चढ़ता जा रहा है, आपको एप्रिशिएशन मिलता जा रहा है। और जहां ज्यादा एप्रिशिएशन मिलता है, आदमी उसी डोमेन को फिर धीरे धीरे अपना काम, अपना लिविंग, सारी चीज बनाने लग जाता है। तो ये बड़ी प्यारी चीज उसके अंदर लिखी थी। तो ये चीज ध्यान रखनी है क्या, इट इज हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन नोबडी इज क्लैपिंग फॉर यू, पर वहां पे चलना जरूरी है। यस और नो? आप ये नहीं सोच सकते कि यार पहले दिन तो मेरे को किसी ने देखा ही नहीं, मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, इससे तो क्या ही होगा, या पहला महीना कोडिंग का बड़ा खराब सा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, सारे के सॉल्यूशन देख के करने पड़ रहे हैं। या आपने फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में और आपको लग रहा है कि यार मैंने तो 100 वीडियो डाल दिए, पर 100 में भी अभी भी मेरे को तो 50 लोग ही देखते हैं। आपको वहां गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है। आप जितना लगे रहोगे, आप धीरे धीरे खुद ही फिगर आउट करोगे। आपके लोग आपको आके बताएंगे कमेंट से, ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी है, ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज करो। उसी प्रकार से फीडबैक लो, तो करना है। और इसी 20s के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो, अभी पैसे के लिए काम नहीं करना, पहले काम सीखने के लिए काम करना है। क्या चीज समझ में आई? पहले अगर आपको काम आता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बच्चे को ले लेते हैं, ब्लैक शर्ट, 3 ब्लैक को इसकी ब्लैक की वो नहीं बोला, खड़ा होगा, चलो कोई नहीं, आप अरे मेरी भी कॉलेज में इतनी मुझे तो पूछ लिया यार, क्या पूछने वाला था मैं आपसे, कंफ्यूज कर दिया।
चलिए एक और दूसरी, मैं क्या बोल रहा था? सीखने के लिए पहले आपके पास स्किल होना चाहिए। मैं आपको किसी चीज के 5,000 रुपए दूँ, 5,000 रुपए मैं तब दूंगा जब आपको कोई काम आता होगा। बिना काम के तो 5,000 रुपए नहीं बनता है। अगर काम बहुत अच्छा आता होगा तो 50,000 भी मिलेगा, 5 लाख भी मिलेगा। यस और नो? कोई काम आपका यार छोटा नहीं होता। काफी बार बच्चे पूछते हैं कि भैया सबसे ज्यादा अच्छी फील्ड कौन सी है? प्रश्न ये है आप किस लेवल पे उस डोमेन के अंदर। क्या ऐसे इंजीनियर्स भी हैं, हर डोमेन को पकड़ के देख लेते हैं, इंजीनियरिंग से स्टार्ट होते हैं, हम उसको सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जिनके लाखों के पैकेज लग रहे हैं, हाँ या ना? और ऐसे भी बहुत हैं जहाँ पे जॉब लगना मुश्किल हो रहा है। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनके यार पूछो मत, एक एक पेशेंट के वो 2-2 हजार रुपए लेते हैं 10-15 मिनट के। और ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे लॉयर्स भी हैं यार जो कि एक एक हियरिंग के 2 लाख 3 लाख, जिनमें 4 हियरिंग भी कर लेते होंगे, इतने पैसे लेते हैं। और ऐसे भी हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं और उन्हें इतना अच्छा कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा है। तो कोई फील्ड नहीं है कि भाई आपका छोटा फील्ड है या बड़ा फील्ड है। प्रश्न ये है आप उस फील्ड के अंदर कितना उठ चुके हो। आप उस कंपनी का नाम ले लो, वो हम यूं सोचते थे कि यार साफ सफाई या ये सर्विसिंग के काम ये छोटे काम है, अर्बन कंपनी बन गई नेशनल लेवल पे, काम छोटा नहीं। आप उस काम को कितने लेवल के ऊपर लेके जा पाए, वो मायने रखता है। आप जब भी किसको सीखोगे, आपने 6 साल लगा दिए हैं, पर अभी तक कोडिंग में हमने इतने साल नहीं लगाए। तो पहले साल तो वैसे पीसीएम वगैरह में लग जाते हैं, पढ़ने की सीएस ये पीसीएम लाए, ठीक है। तो पर आप जैसे जैसे अपने फील्ड के अंदर जाओगे, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, फिर आपकी हाइट बढ़नी स्टार्ट होगी, फिर आपके पैकेजेस बढ़ने स्टार्ट होंगे। तो कोई फील्ड छोटा नहीं होता। क्या अभी आप नेशनल लेवल पे आपकी कोई रैंक है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हम म्यूजिक का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी को गिटार आता है, लिख लो भाई, नंबर लिख लो। तो जैसे उस लड़के को आता है, ठीक है। अब मान लो आप आज गिटार बजाना सीखते हो, पियानो बजाना सीखते हो। आज आपको बड़ा अजीब सा लगे, अरे बज ही नहीं रहा, मैं तो बड़ा अनक्रिएटिव है, तो बहुत आदमी को बूंदू बनना सबसे खराब फीलिंग देता है। बज ही नहीं, मैं बजाऊंगा ही नहीं इसको, मैं तो अच्छा नहीं है, मैं तो करूंगा ही नहीं इस चीज को, हमें फर्स्ट डे पे रिजल्ट बैठ गया जाओ। पर अगर आपने महीने भर उस चीज, महीना भी छोड़ो, आपने उसको 15-20 घंटे भी लगाए, तो आप कुछ सीख जाओगे उसके बारे में, आया ना? अरे 20 घंटे आपने गिटार को दिए, कुछ तो सीखेंगे। अगर आपने 1 महीना दिया तो हो सकता है आप अपने ऊपर क्लास के ऊपर के 4-5 बच्चों में आ जाओ। अगर आपने 6 महीने दिए तो हो सकता है आप अपने कॉलेज के ऊपर के 5-10 बच्चों के अंदर आ जाओ। अगर आपने 2 साल दिए तो हो सकता है कि आपके आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर के आप ऊपर के 5-10 लोगों के अंदर आ जाओ। आपने उस चीज को 10 साल दिए तो हो सकता है आप नेशनल लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर अपना नाम बना रहे हो। 15-20 साल देके तो हो सकता है आप नेशनल लेवल पे भी अपना नाम बना रहे हो। तो आप जितनी हाइट पकड़ते जाओगे उतनी आपका पैकेज, उतना आपका ऑफरिंग बढ़ता जाएगा। तो हमारा गोल ये होना चाहिए, मैं जिस काम को पकड़ लूं उसके अंदर मेरे से अच्छा कोई ना हो। तो अगर आप बेस्ट हो तो आपकी कोई कीमत नहीं है, फिर आप प्राइसलेस हो। तो आपका गोल होना चाहिए, इस काम में मेरे से अच्छा कोई नहीं है, इस काम में मेरे को बेहतर बनना है। बहुत लोग होंगे आपसे अच्छे, पर मेरे को अपने कल वाले से बेहतर वर्जन बनना है, कल वाले से बेहतर वर्जन बनना है। आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में फोमो से बच के रहना, नेगेटिविटी से बच के रहना, रिजेक्शन से बच के रहना, जजमेंट से बच के रहना, हिम्मत चाहिए होती है, एनर्जी है, यस ठीक है। नहीं किसी का कुछ और क्वेश्चन हो, बीच में से हाथ खड़ा कर देना, मैं थोड़ा सा उसको डेविएट भी करते हैं। हिम्मत चाहिए होती है कुछ बड़े सपने लेने के लिए, और हिम्मत चाहिए होती है उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए। हिम्मत चाहिए होती है अपना वो पहला स्टेप उठाने के लिए। हिम्मत चाहिए होती है रोज कंसिस्टेंट रहने के लिए। हिम्मत चाहिए आपको कि यार मैं नेगेटिविटी को हटा सकूं, इग्नोर कर सकूं, हटा नहीं पाओगे अवॉइड कर सकूं। हिम्मत चाहिए आपको कि यार लोग जज करें तब भी मैं आगे चल पाऊं। और अगर आपने इतनी सारी हिम्मत, क्या हिम्मत है हमारे अंदर? यस और नो? नेगेटिविटी और जजमेंट। नेगेटिविटी जो भी आपके पास देता है, आपको अपने 20s के अंदर नेगेटिविटी नहीं चाहिए। अगर मैं आज के दिन चाहूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, पर वो बच्चा बुरा मत मानना, मैं पर्सनली बोल रहा था, ठीक है? ये कह रहे मेरे को मत मानना, पहले गड्ढे में डालना, ठीक है? ये रहा, ठीक है? मान लेते हैं इसको। हम बोले कि यार पढ़ लो, बड़े आदमी बन जाओगे, ठीक है? माँ बाप बोले जा रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। किसी के बोलने से कोई आदमी नहीं उठता, किसी के बोलने से कि आप सोचो कि मैं इसको उठा दूंगा, मैं उठा दूंगा, तो इस आदमी के जोर लगाने से यह आदमी नहीं उठ सकता।
इस आदमी ये कितना ही जोर लगा ले, जब तक ये ना सोचे कि भाई मेरे को स्पीकर से हटके ये फलाना चीज बननी है, तब तक ये नहीं बन सकता। मैं कितना ही जोर लगा दूं, मैं इसको नहीं बदल सकता। कोई भी इंसान इस चीज को नहीं बदल सकता। पर अगर मैं चाहूं तो मैं इसको नेगेटिव इनपुट डाल के नीचे जरूर ला सकता हूं। चीज समझ में आई? मैं किसी के अंदर पॉजिटिव इनपुट डाल के उसको उठा नहीं सकता जब तक वो खुद नहीं उठना चाहेगा। पर कोई आदमी आपके अंदर नेगेटिव इनपुट डाल दे, वो स्ट्रॉन्गर इमोशंस होते हैं, आपको नीचे ड्रैग जरूर कर सकता है। तो जैसे ही आपको कोई नेगेटिव आदमी दिखाई दे, तो भगवान ने दो कान दिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। सिंपल, यस और नो? नेगेटिव के लिए यार टाइम ही नहीं। देखो 20 साल के आप हो गए हो, 60 साल में थोड़े से बूढ़े हो जाएंगे, आया ना? 60 साल के बाद घुटने दर्द होने लग जाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ 40 साल और बचे हैं, 1/3 जा चुका है, 2/3 और बचा है। नेगेटिव लोगों के लिए हमारे पास जगह नहीं है। सेकेंड चीज है कि आपको जजमेंट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जजमेंट सिर्फ नेगेटिव जजमेंट की बात नहीं हो रही। ये थोड़ा मुश्किल है, ये हमें भी बहुत दिनों बाद समझ में आया था, पर दिस इज वेरी डीप। थोड़ा अच्छा है अगर आप इसको समझ पाओ तो। इसका मतलब ये है, कोई आपको चढ़ाए तो आपको चढ़ना नहीं है, और कोई आपको गिराए तो आपको गिरना नहीं है। चीज समझ में आई? अरे हाँ या ना? कि आप लोगों ने इतना चढ़ा दिया तो मैं ऐसे चढ़ जाऊं, और फिर किसी ने एकदम से गिरा दिया तो गिर जाऊं। तो अगर मैं चढ़ूंगा ही नहीं, तो समझ रहे हो, जजमेंट को सुनना नहीं चाहिए। जजमेंट आपको सुनना नहीं चाहिए, उसको सर पे नहीं लाने का। सुन लिया, किसी ने अप्रिशिएट किया, थैंक यू, अच्छा है, चलो अच्छे बॉडी करते हो, थैंक यू। भाई तो वाह यार, तेरा तो छोड़ ही नहीं सकता, सारी कंपनी आएंगी सबसे पहले तेरे को लेके, तो दिमाग में नहीं चढ़ने देना उस चीज को। और कोई बोले यार आप कुछ नहीं कर सकते, इतना करते, भाई तेरी प्लेसमेंट लग गई ना, मेरा भगवान से भरोसा उठ जाएगा, उसको भी नहीं सुनना। आपको नेगेटिव को भी हटाना है, आपको पॉजिटिव जजमेंट को भी। क्या समझ पाए इसको? जजमेंट को अवॉइड करना, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के अंदर से यार पॉजिटिविटी निकालो। खुद अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो किसी और का क्या लगता है आपके ऊपर विश्वास करना? और माँ बाप तो हमने चाहते ही हम बढ़िया करें, पर जब तक आप और चीज में बोल गया, हिम्मत चाहिए होती है नॉलेज गेन करने के लिए, हिम्मत चाहिए होती है कांस्टेंट लर्नर बने रहने के लिए, हिम्मत चाहिए होती है जब आप अपने सब्जेक्ट के अंदर चाहे काफी चीजें जानते हो, पर तब भी ऐसे बिहेव करने के लिए कि मेरे को कुछ नहीं आता, अभी तो मुझे बहुत सीखना है। अरे हाँ या ना? हमारी उम्र 40 साल की हो जाए तब भी एक लर्नर की तरह एनर्जी होनी चाहिए यार। हाँ यार, ये चीज क्या बताई? सिर्फ हम बड़े लोगों से नहीं सीख रहे होंगे, आपको जानवर भी सिखा सकते हैं, आपको हर एक व्यक्ति से, यार ये व्यक्ति से इसने अपनी लाइफ में ये चीज बहुत अच्छे से फिगर आउट की। आप कभी कभी है ना बैठ के बस ऑब्जर्व किया करो, दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज है, किताबों के बाद किताबें पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, बेस्ट फ्रेंड होती है। पर एक बड़ा प्यारा कोट लगा कि टुडे टाइम इज चेंजिंग सो फास्ट दैट नो बुक कैन कैच अप। समय इतनी जल्दी से बदल रहा है आज के दिन कि जो किताबों के अंदर लिखा था वो पुराना हो चुका है, अब नए पढ़ने लग रहे हैं। तो आप अपने चारों तरफ भी ऑब्जर्व करते रहो, यार ये व्यक्ति 40 साल की उम्र का है, ये अपने लाइफ में क्या कर रहा है अभी, इसके ये बच्चे हैं, क्या ये खुश लग रहा है, क्या मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ, क्या 40 की उम्र में मैं भी यही चाहता हूँ? नहीं यार, मुझे इसकी ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे इसकी ये चीज बहुत प्यारी लगती है। तो जो जो आपको प्यारी लगी वो अपनाने की कोशिश करो, और जो जो उसकी गलतियां उन गलतियों से सीख। आप अपने लेफ्ट राइट देखना स्टार्ट करो, सबसे पहले अपने फैमिली से शुरू हो जाओ। यार मेरे मम्मी पापा ने देखो ये चीज तो अच्छी करी, पर ये चीज अच्छी नहीं करी, यहाँ पे इन्होंने गड्ढे में खा गया, ये मेरे को नहीं करना। मेरे फादर स्मोक करते हैं, मेरे को नहीं करना। अच्छा ये ड्रिंकिंग की हैबिट है, ये मेरे को नहीं करनी। अच्छा यार ये चीज इन्होंने बच्चे कर लिए, पूरे जीवन 20 साल मेरे ऊपर लगा दिए, मुझे बच्चे नहीं करने, मुझे लाइफ में करेगा। इंडियन पेरेंट्स की सबसे ज्यादा दुर्गति होती है, बहुत एनर्जी लगाते हैं, हमें आगे नहीं करना। जो भी आपने अरे यार हम भी बच्चे ही हैं, पर है क्या कि मतलब मैं तो सोचता हूँ कभी कभी इस चीज के ऊपर, मैं नहीं कह रहा सब सोचो, ये सब क्या अपने पर्सनल होते हैं, ठीक है। पर मुझे लगता है कि मतलब हमें बड़ा करने के चक्कर में हमारे पेरेंट्स ने ज्यादा सा कुछ मतलब अपनी लाइफ में, मम्मियाँ हैं, मेरे को हार्डली कभी याद आ रहा है कहाँ पर घूमने गई थी, मैक्स टू मैक्स अपनी मम्मी से मिलने कभी चली जाती हैं। अब एज हो गई, अब हम कोशिश करता हूँ कि यार कभी इनको पहाड़ों पे भेज दें, कभी बीच पे भेज दें, अब कोशिश करते हैं जितना घुमा पाए। पर मुझे नहीं दिखता है कि यार 20 साल 25 साल इन्होंने काफी ज्यादा एनर्जी हमारे ऊपर लगा दी। पेरेंट्स हैं वो भी ये देखते हैं कि यार हमें अच्छा काम करें और आगे बढ़ेंगे तो इनके पैसे दे पाएंगे, पैसे मतलब जो कोचिंग वोचिंग सब मेरा कॉलेज के लगते हैं। तो
मतलब वो देख के फिर मुझे लगता है यार इनका जो प्राइम टाइम था 20 से लेके मतलब 25 से लेके 45 तक का वो प्राइम टाइम उन्होंने हम पे लगा दिया कि हम मैन्युफैक्चर हो पाए। तो मतलब कभी कभी मैं देख के उस चीज को घबराता हूँ यार, क्या मेरे को भी अपना प्राइम टाइम इस चीज को लगा, क्या मैं 2 बच्चों को पढ़ाऊँ क्या, या मैं 2 करोड़ बच्चों को देख सकते हैं। तो वहां पे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऑलरेडी बहुत आबादी मुझे ऐसे यार नहीं ज्यादा नुकसान हो जाएगा ये नहीं करेंगे, तो लगता है कि दूसरी चीज बेटर। पर बस ऐसे ही है। तो आपको देखना है व्हाट वर्क्स फॉर यू। इसको आज के दिन हम इसको डिजिटल वर्ल्ड भी बोलते हैं, तो हम इसको इंफॉर्मेशन वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि मात्र 2 क्लिक पे हमें सारी चीजें मिल जाती हैं। मैं तो आपको हर एक को बोलूंगा, वी ऑल, एक बड़ा अच्छी जगह मैंने चीज पढ़ी थी कि हम सब अपनी किताब लिख रहे हैं। वो किताब है 100 साल की, इमेजिन कि हम सब 100 साल जिएंगे, और ये जो 100 साल की किताब है इसमें 20 चैप्टर जा चुके हैं। और जब आप इस किताब को बंद कर रहे होगे तो क्या वो किताब आपको अच्छी लगेगी? क्योंकि क्या यार ये किताब जो मेरी लिखी हुई है इसको पढ़ के मुझे मजा आ रहा है? क्या इसके अंदर ड्रामा है? क्या इसके अंदर एडवेंचर है? क्या इसके अंदर मैंने रिस्क ली? क्या इसके अंदर मैंने कुछ करा? कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें सुन के मेरे को ही बड़ा मजा आ जाता है। तो हर एक व्यक्ति की एक किताब है, हम एक किताब लिख रहे हैं जिसके ऑथर आप हो। और कभी कभी क्या है कि हम अपने ऐसे डे टू डे में भूल जाते हैं, मतलब एक होता है ना, इतने अंदर घुसे हुए हैं कि जूम आउट करके कभी कभी देखना बहुत जरूरी होता है कि मैं हूं कहां, मेरी लाइफ का कौन सा स्टेज चल रहा है, मेरे आस पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं, मैं आगे अपने आप को, मैं नहीं कह रहा हमेशा फुल टाइम सोचता हूँ 5 साल में खाऊंगा, पर 5 साल बाद मेरे को क्या क्या गलतियों से मुझे बच के रहना है, 10 साल बाद क्या कैसे देखता हूँ मैं अपने आप को। मुझे लगता है अगर किसी मंजिल पे पहुंचना है तो पहले उस मंजिल के बारे में सोचना जरूरी होता है। अगर मैंने सोचा है कि आज मुझे यहाँ पे आना है वेलोर के अंदर, तो मैं कल रात को सोच चुका था कि यार दिल्ली से निकलना और वेलोर पहुंचना है, आपको अपनी मंजिल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं बीच में भूल जाता हूँ क्या बोला था लास्ट ऐसे। तो 2 डिसीजन, पहला क्या था? करियर। करियर एक ऐसा डिसीजन है जो कि आपको अपने लिए स्वयं लेना चाहिए। आप नहीं लोगे तो दुनिया आपके लिए दिलवा देगी। मैंने एक लाइन बनाई थी, यूजुअली कुछ हाईवेज बने हुए हैं दुनिया के अंदर जिसमें 10 लाख लोग भाग रहे हैं, मैराथन है, पर कुछ ऐसी भी है, अगर आप अवेयर हो, आप अपने लेफ्ट राइट देख रहे हो, टाइमिंग के बारे में आपको पता है कि आज के इस समय का ब्रह्मास्त्र क्या है। मूवी की बात नहीं हो रही, आज के इस टाइम का ब्रह्मास्त्र क्या है? आज का ब्रह्मास्त्र इंटरनेट है, आज का ब्रह्मास्त्र डिजिटल इकोनॉमी है, आज का ब्रह्मास्त्र ये चीज है। तो फिर आप देखोगे क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, ये जो काम कर रहे हैं, किसी प्रकार से जुड़ सकता है क्या? इसके ऊपर हम कुछ काम कर सकते हैं क्या? मैं लेट हो चुका हूँ इस चीज के लिए, क्या आने वाली चीजें क्या हैं, मैं किन किन। तो वहां आप थोड़ा अगर सोचते हो तो काफी बार ना कच्चे रास्ते होते हैं, जैसे एक काम को आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, एक काम को मैं ऐसे भी पकड़ सकता हूँ, ठीक है। कुछ हाईवेज हैं जिन पे 10 लाख लोग भाग रहे हैं, कुछ कच्चे रास्ते भी हैं। कच्चे रास्ते में हमें ये नहीं पता है कि पेट्रोल पंप कहाँ आएगा, कहाँ पे ढाबे आएंगे, कहाँ पे ये आगे रास्ता जा रहा होगा। काफी बार आपको ये भी नहीं पता होता कि फाइनल डेस्टिनेशन उस तरफ क्या है। हो सकता है आप पहली बार वो अपनी सड़क बना रहे हो सकता है आपसे पहले बस कुछ ही लोग उस सड़क के ऊपर पहुंचे गए हों, आपको कुछ ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है यार ये कर लेते हैं तो यूजुअली इतनी कंपनियां आके जॉब देती हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं पता उस डोमेन के अंदर। पर आप जब उस रास्ते पे चलते हो तो वहां पर मात्र 100 लोग चल रहे होते हैं, 1000 लोग चल रहे होते हैं, और इंडिया में लेवल पे 1000 लोग कुछ नहीं होते, वो 100 के 100 विनर होते हैं। पर वहां पे आपको हिम्मत लेनी होगी वो फर्स्ट स्टेप लेने की, फिर हिम्मत लेनी होगी कंसिस्टेंटली उस दरवाजे तक चलने की, हिम्मत लेनी होगी अपने ऊपर बिलीव करने की। जब हो सकता है आस पड़ोस के लोग या कभी कभी खुद भी हमें अपने ऊपर डाउट है, नहीं यार ये हो जाएगी, थोड़ा और करके देख लेते, और करके देख लेते हैं। और करने का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, करने का रीजन ये है कि मजा आ रहा है, करके देखते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, कुछ सीख रहा हूँ, कुछ कर रहे हैं, कुछ पता चल रहा है, मजा आ रहा है। तो आप उस दरवाजे के पास पहुंचते जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। कभी कभी बोलते हैं ना 7 साल हो गए, 7 हो गए, 7 तो ऐसे बूढ़ा टाइप नंबर लग रहा है, 7 तो ऐसे ज्यादा लग रहा है। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे 2-1 साल 3 साल पहले चीज हमने स्टार्ट करी थी, 7 साल कैसे हो गए। जैसे अगर आप में से कुछ लोग 3rd ईयर के अंदर है, 4th ईयर के अंदर है, तो आपको ये फील होता है कॉलेज गया कब, अभी तो था फर्स्ट ईयर, अभी तो एडमिशन के अंदर आए थे, एकदम से कहाँ उड़ गया सारा का सारा। तो आप हाईवे के ऊपर भी भाग सकते हो, आप कच्चे रास्ते पे भी भाग सकते हो। मेरा मानना यह है मैं कच्चे रास्ते के ऊपर बैठ करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है, ये क्या है करने के बाद ऐसे बोलने में आसान होता है।
उस चीज को अपने साइड हसल के अंदर लगाना स्टार्ट करो। आपने दिन का 1 घंटा 2 घंटा भी जब आप 3 4 साल के लिए दोगे तो आप देखोगे कुछ प्यारी चीज होगी। या तो आप कोई स्किल सीख जाओगे, आपकी कोई एडिशनल हॉबी बन जाएगी। जरूरी नहीं है उसके अंदर यार फ्यूचर ही बने, जरूरी नहीं है उसके अंदर आपका करियर बन रहा होगा, पर आप कुछ जरूर सीखोगे। आप उससे कुछ लॉस नहीं हो सकता। मतलब अगर वो चीज नहीं चलती तो मैं क्या सीखता, मैं बोलना सीख जाता। एटलीस्ट मैंने बोलने की कुछ थोड़ी मेरे को आदत हो जाती। और क्या हो जाता, मुझे थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह जैसी चीजें सीख जाता, मुझे थोड़े से ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, बेयर मिनिमम इतनी चीजें तो मैं सीखता ही। तो कुछ आपके पास हारने को नहीं है। व्हेन यू आर इन योर 20s, आप दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हो, खुद का लेवल अप करें। मैं बार बार चीजें रिपीट करता हूँ जिससे कि ऐसे थोड़े से दिमाग में ऐसे में याद रहे। बचपन में बताते हैं ना, वो चैप्टर को 5 बार रिवाइज करो तो याद में रहेगा। सेकंड डिसीजन क्या होता है? फर्स्ट तो करियर हो गया, व्हाट इज द सेकंड डिसीजन? 10 घंटे तो मैं ऑफिस के अंदर लगाऊंगा, 8 घंटे में सो जाऊंगा, बचा हुआ समय मैं किसके साथ हूँ? मैं किसके साथ हूँ? मम्मी वालों की फोटो, मम्मी पापा की फोटो, ये फोटो, आप स्माइल करते हो, बड़े अच्छे लगते हो। मैंने कहा ये अभी 3-4 साल तक किसी को इसकी स्माइल अच्छी नहीं लग रही थी, इसको कोई देख नहीं रहा था, मैं हंसने लगा। मैंने कहा मैंने फोन मिलाया यार, देख रहे थे। तो आपको पहले अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। आपको चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, आपको लगता है कि यार आपको जज किया जा रहा है, अपना इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप ले लो। चीज समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कितने सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलते रहते हैं। मान लो किसी बच्चे का बहुत अच्छी कंपनी में क्रैक हो गया, बढ़िया पैकेज लग गया, 20-25 लाख की जॉब लग गई, पर वो राजस्थान हरियाणा स्टेट इस तरफ से हैं। तो घर वाले कहते हैं अरे बेटा बैंगलोर जाके कहाँ जॉब करोगे, इधर ही आस पड़ोस में जॉब लगवा देंगे, तेरी दूर नहीं जाना चाहिए बेटा। लड़कियों को कभी कई बार कहा जाता है। अब कौन बताइए 20 लाख की जॉब क्रैक करने में कितना दम लगता है, और बगल वाली जॉब करवा रहे उसमें नहीं समझ में आता है कई बार। पर जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो तो आप खड़े होकर कह सकते हो नहीं मेरे को जाना है मुझे इस चीज। और फिर पेरेंट्स को भी आपने दिखता है तो वो भेजेंगे। आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको अपनी औकात बना के आज के दिन लेनी होगी। यस और नो? समय बदल रहा है, मतलब पहले से बहुत बेहतर स्टेट में, आने वाले 20 साल में हम और बहुत बेहतर स्टेट में बन जाएंगे। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हर एक, मैं तो कहता हूं जैसे अपनी अपनी एक हम किताब लिख रहे हैं, आप अपने अपने लिए एक रूल बुक भी लिख लो। आइडियोलॉजी, आपका क्या नाम है? अनुराग। तो अनुराग आइडियोलॉजी, जो अनुराग अपनी लाइफ में फॉलो करेगा, ठीक है? या एक और कोई लड़की, आप सौम्या, सौम्या आइडियोलॉजी, सौम्या अपनी लाइफ में ये आइडियोलॉजी जो है उसको फॉलो करेगी। है क्या यार कि हमारा कुछ चीजें हो सकती हैं आज कभी कभी सोचना पड़ता है ये नहीं बोलना, ये बोलना। जितना लीगल टीम बैठे रहती है डाउन ग्राउंड ऐसे सेमिनार ऐसे नहीं ले, ये चीजें यार आपके लिए, ठीक है? तो इसको अपने मनोरंजन के लिए रखते हैं सिर्फ। ये भी भूल गया मैं क्या बात कर रहा था, दो जगह फंस गए। कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको लगेंगी कि यार इंडियन सिस्टम के अंदर बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें आपको लग सकती हैं वेस्टर्न सिस्टम के अंदर बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें आपको लग सकती हैं यार इस स्टेट की बहुत अच्छी है। आज मैं यहाँ पे खाना खाया, कैसे प्लेट आती है, तो हमारे यार राजस्थान दिल्ली के अंदर कैसे खाते हैं, वो जो छोटे वाले सेक्शन होते हैं उसके अंदर सब्जी डलती है, पर इन्होंने पत्ते के ऊपर रखे थे। मैंने चपाती मंगाई तो पराठे जैसे दिख रहे थे, फुलके वो पराठे, ठीक है, पर बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट थे, ठीक है? फिर मैं ऐसे सब्जी डाल रहा था, ड्राइवर भैया ने कहा उन्होंने कहा ये पत्ते के ऊपर डालनी है, उन्होंने पराठे साइड में कराए। फिर तो आपको हर जगह पे बड़ा टेस्टी था और बड़ी टेस्टी मशरूम मसाला था, बहुत ही अच्छा था। मैं पहले स्टार्ट हो गया, मैंने कहा डोसा करूँ, उन्होंने कहा डोसा है 4 बजे के बाद। मैंने कहा यार साउथ इंडिया की तो डोसा है बहुत बढ़िया होते हैं, वो नॉर्थ इंडिया में तो खाते रहता हूँ वो सारी चीजें। फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अच्छा आएगा, तो बहुत अच्छा आया। तो इसी प्रकार से जैसे इसको कोई पर्सनल मत लेना है, ठीक है? मैं अब कैसे एग्जांपल से समझाऊं, तो आपको ऐसे सारे कई देश मिल सकते हैं, जैसे कुछ कंट्रीज में हो सकता है जहाँ पे एक लड़का मल्टीपल शादियां कर सकता है, यस और नो? पर हो सकता है वहां के रूल्स आपके यहाँ ना लगे, आपके घर में ना लगे, यस और नो? उसी प्रकार से वेस्ट के अंदर भी कुछ चीजें बहुत अच्छी हो सकती है, तो कुछ चीजें हानिकारक भी हो सकती है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल वेस्ट यूएस की बात करें, वहां का डाइवोर्स रेशियो पता है आपको? अब उस डाइवोर्स रेशियो के पीछे मल्टीपल रीजन हैं, पर वो लगभग 40% से ऊपर है। एक कंट्री है लग्जमबर्ग, उसका 70% से ऊपर है। करते क्यों नहीं है? इन्हें जब पता ही है कि अपने को नहीं नाम इसको शादी क्यों दे रहे हैं लोग, तो वो चीज देख के तो ऐसा डर लगता है। मैंने नेटफ्लिक्स पे टीवी सीरीज है, एपिसोड है व्हाट द हेल्थ करके, आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, बड़ा डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी। उसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, वीगन वगैरह ये सारी चीजें, कि भाई मेरे को तो बोलते हुए भी डर लगता है वो चीजें जो उन्होंने बोल दिया। वो दूध के बारे में कमेंट कर रखा है उन्होंने कि भाई दूध तो जो होता है वो भैंस को सांड बनाने के लिए होता है, वो इंसानों के लिए नहीं होता, वो हमारी बॉडी को। अब वो चीज आप ऐसे स्टेज में नहीं बोल सकते, वो उन्होंने बोल दी और आप लोग नहीं बोल सकते। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे। अब हम बचपन से पी दूध रहे हैं, हमें दूध चाहिए, लस्सी चाहिए, दही चाहिए, दूध लस्सी दही घी, इसके बिना तो कोई मील ही नहीं बनता। उन्होंने ऐसे कई सारी बताई। उन्होंने कहा जो हमारी आने वाली जनरेशन है, मेरे स्टैट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा डायबिटीज और कैंसर की अकेली 2 ऐसी बीमारी हैं, जैसे आप अपने लेफ्ट में देख लो, अपने राइट में देख लो, किसी एक को डायबिटीज हो रही होगी, 3 में से एक को 33%, कैंसर का कुछ करीबन 25% जो आया, 4 में से 1। मैंने कहा लाइफ के अंदर अभी अपन 20 में हैं, आप कई बार सुन रहे होंगे कई लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं बड़ी यंग एज के अंदर। मैंने कहा एक गड्ढा है 25% का, एक गड्ढा है 33% का। और क्या डाइवोर्स भी एक लाइफ ट्रेजेडी नहीं होती? अरे आया ना, मान लो आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन गए, आपने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, आपने भी कमा लिया, आपके लड़के लड़की का दूर में बैठे। सबकॉन्शियसली मैं सुन रहा था, कोई इधर से लड़कों की आवाज आ रही थी, इधर से लड़कियों की आवाज। मैंने कहा हाँ, फिर मैंने कहा ऐसे नहीं होता यूजुअली। मैंने ऐसे देखा है कि लड़के पीछे बैठ जाएंगे, लड़कियां आगे बैठ जाएंगी, पर इतना सॉलिड बाइफर्केशन 9th क्लास में। आइए दुख दर्द बांट लेते हैं, एयरपोर्ट तक वापस भी जाना है। तो क्या बात कर रहे थे हम इससे पहले? तो हर एक आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे थे। हर एक व्यक्ति की आपको ये देख लेना चाहिए, 25% का एक बीमारी का गड्ढा है, एक 33% का बीमारी का गड्ढा है। वेस्ट के अंदर 40% लाइफ रिलेशनशिप डाइवोर्स का गड्ढा है। यार अगर आपको मैं बताऊं कि बगल वाली दुकान से चॉकलेट लेके आएंगे तो 50% चांस है तुम गाड़ी से ठुक जाओगे, लेने जाओगे? नहीं जाएंगे। यहाँ 3 गड्ढे दिख रहे हैं, स्टैट्स के साथ बोल रहे हैं 25%, 33%, 40%। मैं कहा पक्का गिरना है किसी एक ना एक में। तो ये चीज अभी से प्लान करना जरूरी है, 10 साल एडवांस वाली। आपने आज के दिन बहुत अच्छे एक इंजीनियर बन गया, हाँ यहाँ पे थे, आपने बहुत अच्छी एक जॉब ले ली, आपका पैकेज 1 लाख 2 लाख रुपए महीने का टॉप आपने पकड़ लिया। आप 20 में मेहनत कर रहे हो, 25 हो गई, 28 हो गई, 30 हो गई, शादी हो गई, 32 हो गई, 33 हो गए, 35 तक पहुंच गए। जो इतना सारा पैसा कमाया 35 के ऊपर डाइवोर्स हो गया, एम्प्लॉयर को दे रहे हो। सेंस है उस बात का? वो बैंक अकाउंट ऐसे खाली होता हुआ दिखेगा आपको। मतलब आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से प्ले आउट करी, आपने अच्छे से पढ़ाई करी, आपने अच्छे से जॉब करी, आपने सीनियर्स जो भी आपके सीनियर एसोसिएट्स थे उन सबकी अच्छे से बात मानी, सारे आपने अच्छे से, पर वहां उस गड्ढे में गिर गए हम। और ये बड़ा गड्ढा था, ये आपके लाइफ के 4-5 साल सैड कर दिए, इसने आपको फाइनेंशियली बहुत तगड़ा लॉस दे दिया, आप पे बहुत सारी इनसिक्योरिटीज जगह दी कि यार मैं लाइफ में क्या करूंगा, मैं आगे क्या देखिए, कुछ कम बचते हैं। तो ये बहुत बड़ा गड्ढा है जो कि आपको देखना होगा, राइट? तो हम हर एक की चीज एकदम से नहीं उठा सकते। हमारे इंडियन कल्चर में एक बहुत प्यारी चीज है, वो ये क्या है,
तो अपने मम्मी पापा के बहुत साथ में रहते हैं, यस और नो? वहाँ यूएस वगैरह में ऐसे सोचते हैं मम्मी पापा के साथ रहता है, बोले छी छी छी, अच्छा ये इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ, अभी भी अपनी मम्मी के घर में रह रहा है, उधर ऐसे देखते हैं। हमारे यहाँ मम्मियों के पापा के साथ रहना एक गर्व की बात होती है कि भाई हमने अभी भी ऐसे नहीं कि हम बड़े हो गए तो कोई ज्यादा बड़े हो गए, हम अपने मम्मी पापा का पास में ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, जो रखना चाहिए। आपको इस पूरी पृथ्वी पे मात्र 2 ही लोग मिलेंगे जो कि आपका सच में कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे किसी भी सिनेरियो के अंदर। कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर उन्हें हो सकता है नॉलेज ना हो सेगमेंट का, पर उनका कभी भी नियत आपको गिराने का नहीं होगा, उनका नियत कभी भी आपको डैमेज करने का नहीं होगा। ये जो बैकबोन सपोर्ट होते हैं, ये होते हैं हमारे मम्मी और ये होते हैं हमारे पापा। जब मैं कॉलेज में होता था तब हम क्या इस चीज को उतना मैं क्या बताऊँ, मतलब हॉस्टल में होते थे तो ऐसे भी सोचते थे यार हॉस्टल में ही रहें, घर क्यों जाएंगे, घर आप हॉस्टल में आजाद करेंगे, घर जाके आपको पता है 2-4 रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, सो जाओ टाइम पे, सो जाओ, उठ जाओ टाइम पे, उठ जाओ, ठीक है, ब्रश कर लो, खाना क्यों नहीं खाया, हाँ यहाँ भी 9 बजे से पहले आ जाना है। अरे सेम रेस्ट्रिक्शन क्या फ्लाइट करना है? अरे यार तभी मैं रैप करता हूँ, फिर मैं थोड़ा जल्दी पहुँचता हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी खींचते हैं इसको। तो क्या बोल रहा था मैं, भूल गया फिर से। रेस्ट्रिक्शन एक बोलो वाइट शर्ट। हॉस्टल में छोड़ के घर क्यों जाना? हाँ तो हमारा हॉस्टल भी घर के अच्छा है, तो यूँ हॉस्टल रहते थे, सैटरडे संडे को अवॉइड करते थे घर जाने की। मैं घर वालों को पता था मेरे 5 सब्जेक्ट नहीं है, हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि 5 एग्जाम के बीच में 2-3 दिन का गैप होता है, वो तो मिलेगा ही। फिर जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएंगे घर वालों को लगेगा पढ़ रहा हूँ, पर अपन घूम के आ जाए 3-4 दिन घर वाले डिस्टर्ब नहीं करते कि बच्चा पढ़ रहा होगा डिस्टर्ब, और मैं आराम से घूम घाम के आ जाता था अपने आस पड़ोस में 100-150 किलोमीटर में 3-4 दोस्ती करके। एक बार ऐसा ही एक किस्सा हुआ था, हम निकल गए थे एग्जाम के बाद और वापस आ रहे थे, मूर्थल है पास में, मूर्थल में पराठे खा के हमने जूम कार ली, 4 लोगों ने थोड़े बहुत अपने चवन्नियाँ बटोर के वही गाड़ी रेंट ली और वहाँ घूम के वापस आ रहे। करीबन रात के 4 बज रखे थे, मम्मी का कॉल आया। यूजुअली मम्मी का कॉल आता है एग्जाम से पहले 4 बजे, उठ जा, रिवाइज कर ले, तेरा पेपर है कल। अब बंद गाड़ी है, शीशे ऊपर है, मैंने सोचा क्या ही आके बोल, हाँ ऐसे ही बोलना है मुझसे। तो मैंने फोन उठाया, तो मैंने कहा शाम से हो जाओ। हाँ इतना पीछे से एक ट्रक आया, टोनो नो 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 नो, और वो इतनी जोर से बोला, मम्मी एकदम, अमन तू ट्रेन में बैठ के कहाँ जा रहा है? मैंने कहा ट्रक भी नहीं समझ रही मम्मी, ट्रेन समझ रही है। मैं बोले मैं अभी दिल्ली में ही मम्मी का बैठता, मम्मी का 18 किलोमीटर दूर था, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा मैं ज्यादा दूर हूँ, मैं कैसे पहुंचूंगा? हमने भगाई उसको, पेनल्टी और लग गई उसको, 125 तक भगाया हमने। फिर पहुंचे, हॉस्टल टापे, अंदर गए, दोबारा हॉस्टल टापे। अब टापने के लिए भी है ना आपको कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप हॉस्टल टाप के अंदर कूदे और आगे वार्डन खड़े भाव और अंदर एक बंदा होना जरूरी है, उसको उठा रहे हैं, आए उठ जाए, नीचे आ जाए, एक बार देख ले। तो ऐसे में लेफ्ट में देखता कोई नहीं है, राइट में देखता कोई नहीं है, फिर फोन पे बताता कोई नहीं है, फिर वो आप उधर आगे से बोलते हो, फिर रूम के अंदर जाके एक तो जैसे ही कॉल आया ना, बेटा क्या कर रहे हो, पीछे तो ट्रक आ रहा है, ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वहां पे हमने काटा फोन। स्टेप नंबर 2, एयरप्लेन मोड ऑन कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कॉल आने वाला है। उसका रिस्क नहीं ले सकते। फिर कमरे में जाके फिर नेटवर्क ऑन करके फिर हमने बात कर ली। पॉइंट बीइंग, झूठ बोलते थे, मस्तियां करते थे, कॉलेज के अंदर जहाँ थोड़े बहुत मोमेंट मिल पाए वो करने थोड़े बहुत जरूरी है। 2 डिसीजन बताए, पहला करियर था, नेहा पे ज्यादा बात नहीं हो पाई, नेहा के ऊपर भी, पर मैं नेहा का एग्जांपल इसलिए ले रहे थे क्योंकि नेहा और करियर बहुत इजीली रिलेट होते हैं। मैं 5 मिनट के अंदर रैप करने की कोशिश करूंगा, यूजुअली हम इसको टाइम लेते हैं, पर फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर आए, ठीक है, अब
हम कई बार सोचते हैं कि यार मेरे पास कुछ बच्चे, जैसे हम पीछे ग्रीन रूम में कई बार में बड़ा अगर अलाउड होगा तो हम यहाँ पे पीछे बात कर सकते हैं, तो कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे को ये चीज करनी है पर मेरे मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे। मैं अपने मम्मी पापा से पूछता हूँ कि मैं ये चीज कर लूंगा, वो कहते हैं नहीं बेटा अपनी पढ़ाई के ऊपर काम करो। तो मेरा एक ही प्रश्न होता है उसके ऊपर, आप कॉलेज के अंदर आते हो और आपको कोई राहुल या नेहा पसंद आता है, यार ये राहुल नेहा ठीक लग रहा है, तो क्या पहले मम्मी पापा से पूछ के आते हो पापा पापा मैं क्या नेहा मम्मी? जब वहां पे हम नहीं पूछ रहे तो करियर भी आपकी नेहा है। हमने कई सालों तक यही कहा कि लाइफ में एक लैला होनी चाहिए, तो लाइफ में जो लैला है वो आपका करियर है। तो अगर अलाउ नहीं कर रहे तो हम उनको अपना एक्सक्यूज नहीं बना सकते। अगर आपको करना है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा ईगरनेस होगी तो आप उस चीज के लिए फाइट करोगे, आप झूठ भी बोलोगे, थोड़ा सा छुपाओगे भी, और एवरीथिंग इज फेयर इन करियर इज ऑल्सो योर लव। आप तभी देखो, अगर आपको प्यार होगा तो दिन में आप उसे 1 घंटा ज्यादा करोगे। अगर आपको अच्छा लगता होगा इंटरेक्ट करना, ये सारे काम करने, तो फिर आपके ये मैटर नहीं करेगा कि यार कौन इतनी दूर जाएगा, 100 हो तो गए हैं यार, इतने हो गए क्या फर्क पड़ता है, 100 हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, एक ही नंबर लगता है 3 फिगर के बाद। पर आपको अच्छा लगेगा तो आप कहोगे नहीं यार जाके बढ़िया लगेगा, आपको अच्छा लगोगे तो आप कहोगे मैं ड्रेस भी पहनूंगा, फिर आपको अच्छा लगेगा तो आपको अगर अपना काम अच्छा लगेगा तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा करोगे, और वो जो 1 घंटा एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाइड बाय 365 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 से 5 साल, तो वो एक अच्छा सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ईयर्स बन जाता है जो आपका एज है। क्या चीज समझ में आई? एक व्यक्ति होता है जो देखता है 6 बजे और मैं ऑफिस से निकलूं, आए ना, फिर आप गलत काम कर रहे हो। नौकरी करना खराब नहीं है यार, प्रोबेबिलिटी देखो आप, सिंपल, सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते, जॉब कौन करेगा? आया ना? पॉइंट ये है कि जनाब लॉयर जो है एक सेशन के यार वो 1.5, 2, 3 लाख हमारे, मुझे तो नहीं लगता ये 4 सेशन वो कहीं से भी छोटे पैकेज तो नहीं लगते हैं मुझे। कोई डॉक्टर जो इतने हाई चार्ज कर रहे हैं, या जो इंजीनियर्स हैं जिनके 8-10 साल के अंदर अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो तो जो पैकेजेस हैं वो CR के अंदर जाते हैं इंडिया के अंदर, वो कहीं से सैटरडे संडे आपके ऑफ होते हैं, आपके वर्किंग आवर्स भी कुछ नहीं होते, आप वर्क फ्रॉम होम, मतलब पीक हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, आपको सारी चीजें, जॉब खराब नहीं है। पॉइंट ये है कि 6 बजे आपका मन ये कर रहा है कि मैं चला जाऊं, कुछ दिन कर सकता है, मूवी आई है या बाहर जाना है, पर क्या रोज आपको मन कर रहा है कि आप मैं निकल जाऊं 6 बजे? आपका होना चाहिए थोड़ा सा मैं और बैठ जाऊं तो मेरा बढ़िया रिजल्ट आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा तो मेरा बढ़िया आउटपुट आएगा, बढ़िया आउटपुट आएगा तो मेरे सीनियर एसोसिएट देखेंगे, सीनियर एसोसिएट देखेंगे तो मेरा अगले साल इंक्रीमेंट अच्छा होगा, मैं जल्दी हाइट पकड़ूंगा वर्टिकल के अंदर। तो आपके अंदर से वाइब कौन सी आती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट एक्स्ट्रा 1 आवर आपका मन जहाँ कर रहा है करने का। सिमिलरली एक और चीज बोली जाती है कि भैया मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ, सेकंड के अंदर हूँ, पर मुझे ये चीज करनी है, पर मैं घर वाले कह रहे हैं इसको बेटा जॉब कर लो उसके बाद कर लेना, मतलब 2 साल में जॉब ले आओ, 4 साल में जॉब ले आओ, उसके बाद ये काम कर लेना। इसको भी मैं नाहुल नेहा वाले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, वहां पे नेहा खड़ी है, आपको नेहा अच्छी लगी, आपने सोचा मैं 4 साल बाद नेहा से बात करूंगा, आपको लगता है वो नेहा वहीं खड़ी रहेगी? मैं देखा था बीच में प्रोफेसर तो नहीं आगे रोको इसको चीज समझ में। इसका मतलब ये नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर आप नेहा और राहुलों के पीछे पड़ गए। पहले आपको अपना क्या बनाना है, क्या बनाना है? करियर, औकात, वो अच्छा शब्द था। पहले अपना हम स्टेबल होंगे, अपना एक औकात बनाएंगे, अपने पैरों को अच्छे से गाड़ लेंगे, हम अंदर के पैर बना लेंगे नहीं जिससे वो हिले ना छोटी मोटी इनसिक्योरिटी से। और उसके बाद फिर आपका 22 की एज में, 24 की एज में, 25 की एज में, मैं ये नहीं कह रहा कि एज को क्या होनी चाहिए राहुल, नहीं, किसी के लिए 17 हो सकती है, किसी के लिए 19 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या 17 की उम्र में आपने अपना करियर सिक्योर कर लिया है, क्या आपको पता है आपकी पक्का जॉब लग जाएगी, या घर का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जॉब की जरूरत नहीं है, या कुछ भी है, आपका जिस एज पे आपको लग जाता है, आपका 17 पे लगता है, आपका 19, 17 तो 18 से नहीं 18 पे लगता है, आपका 20 पे लगता है, आपका 24 पे लगता है, आपका 28 पे लगता है, वो मेरे हिसाब से ठीक होता है। बाकी सबके अपने पर्सनल है, सबकी अपनी आइडियोलॉजीज हैं। तो आपको खोदना है, आपको लर्नर बनना है, आपको देखना है ये चीज मेरे लाइफ में ठीक है, ये जो 45 ईयर्स का आदमी इसने ये चीज बहुत अच्छी करी, पर ये 2 चीज खराब करी, ये 2 चीज मेरे को खराब नहीं करनी। तो यानी बताया था 35 की उम्र तक बहुत मेहनत करी, पता चला गड्ढे में गिर गए, वो गड्ढे में नहीं गिरना, कैसे बच सकता हूँ? पुराने जमाने में क्या होता था, एक ही आदमी कमा रहा होता था 2 में से, तो एक ही व्यक्ति जब कमा रहा है
तो उस टाइम डायनेमिक्स ही दूसरे थे, ठीक है, उस टाइम दूसरे ही सिस्टम चलते थे। पर आज के दिन दुनिया बदल गई है। आज के दिन आपको जोमेटो से भी ऑर्डर करना है, स्विगी से भी करना है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, खर्चे भी बहुत बढ़ गए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू बोथ आर वर्किंग, राइट? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज के दिन आपको पुराने मम्मी पापा वाले हम सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो अलाइनमेंट है और जो आपके पार्टनर की अलाइनमेंट है वो क्या सेम है? क्या आप जितने अग्रेसिव हो अपने फ्यूचर को लेके, क्या आपका पार्टनर भी उतना अग्रेसिव है? पता चला आप बहुत अग्रेसिव हो और आपका पार्टनर सेटल होना चाहता है, या आप सेटल होना चाहते हो, आपका पार्टनर बहुत अग्रेसिव है करियर को लेके। आपके विजन्स क्या हैं, कितने आप? तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप एक बेस लेवल पे देख लो, ठीक है? तो इट्स योर लाइफ। हम एक लाइन अपने साथ अगर आपको इस सेमिनार से लेके जानी है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, मैं एक लर्नर हूं, मैं एक लर्नर हूं जिसके एक हाथ में है कॉन्फिडेंस और उसके दूसरे हाथ में है क्या? पेशेंस। जब कॉन्फिडेंस और पेशेंस को आप मिला देते हो तो एक बहुत प्यारा शब्द मिलता है, जो है परसिस्टेंस। फाउंडर एक मूवी अगर आपने देखी हो, मैकडॉनल्ड्स की पूरी जर्नी दिखाते हैं, उसमें लास्ट में वो व्यक्ति बोलता है कि भाई पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, टैलेंटेड बहुत लोग हैं, हर प्रकार के बहुत लोग हैं, एक ही चीज होती है जो डिसाइड करती है आप अपने लाइफ में कहां तक पहुंचोगे, अपने आपकी जो सक्सेस की डेफिनेशन है उसको कहां तक अचीव करोगे। वो ये है कि आप कितने परसिस्टेंट हो, आप कितने जिद्दी हो उस चीज को लेके, आप कितने ढीठ हो, आपके कितने नहीं मैं 10 बार गिरूंगा तब भी 11वीं बार मेरे को चाहिए ये चीज, कितना जिद्दी है। जो एक 2-3 साल का बच्चा होता है ना, जिसमें जिद होती है मेरे को चाहिए ये चॉकलेट, पर वो जिद हम धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, वो रोना स्टार्ट कर देगा, वो 50 लोगों के आदमी स्टोर मचाना स्टार्ट कर देगा, उसके अंदर जिद है मेरे को चाहिए। पर धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखा दिया जाता है कि इस चीज को टच नहीं करना है, इस चीज को, ये चीज नहीं करनी है, वो चीज नहीं करनी है, ये चीज गलत होती है, ये चीज अच्छी होती है। तो यार जैसे घोड़े की नाल होती है तो उसको लेफ्ट राइट का नहीं दिखता, उसे सामने दिखता है, तो हमारे भी कुछ नाल बन जाती है, हम एक डायरेक्शन में देखना सारे के सारे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पढ़ को आपको अपने जो नाल है ये वाइडन करनी है कि यार हाँ ये चीज तो यार पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं, ये चीज तो मेरे को लॉजिक ही नहीं लगता ये। फिर पढ़ो उसके बारे में, फिर समझो किसी से, प्लेसमेंट के बारे में जानना है, फर्स्ट ईयर के अंदर किसी ऐसे से बात करो जो ऑलरेडी जॉब कर चुका है, जो ऑलरेडी किसी एमएनसी में काम कर रहा है, फिर पूछो कैसी है दुनिया। आपको किसी और फील्ड के अंदर जाना है, ऑलरेडी वो काम कोई 5-6 साल से कर रहा है, उस आदमी के साथ 1 घंटा बैठो, वो 1 घंटा बहुत प्राइसलेस है, वो आप 5 किताब पढ़ के भी उस 1 घंटे को बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिलते ही आपको पहले 5 घंटे बताएगा। वो बताएगा यहाँ गड्ढे में गिरोगे, इस गड्ढे में गिरोगे, इस गड्ढे में, वो रुक ही नहीं सकता। आपके पास जैसे कोई 10वीं का बच्चा आया और मुझे भैया बताओ मैं 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे पढ़ूं, आप एकदम से बताओगे अच्छा सीबीएसई बोर्ड से, अच्छा ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, इससे हो जाएगा। कोई कॉलोनी के अंदर आएगा, कोई छोटा भाई आएगा, बता देते हैं ना, 15-20 मिनट निकाल के बता देते हैं। उसी प्रकार से आप किसी आदमी से बात करोगे, उसके मन में नहीं भी होगी कि मैं ज्यादा नहीं बताऊं, वो 1 घंटे में फिर भी कुछ चीजें बता देगा। तो इनको आप अपने मेंटर्स भी बोल सकते हो, इनको आप ये जरूरी होते हैं, तो इनको ढूंढो, इनके ऊपर एनर्जी लगाओ, ये आपको बहुत सारी चीज सिखा सकते हैं। देखो आपके घर पड़ोस में कोई है क्या, देखो आपका कोई सीनियर है क्या, इनके साथ बात करो। जब भी किसी को अप्रोच करो उसको ये मत कहो कि मेरे को ही दे दो, कभी भी टेकर मत बनो। आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हो, टेकर नहीं बनना है, टेकर नहीं बनना है, गिवर बनो। आपने कई बार देखा होगा, आप कई बार ईमेल करते हो, कई बार आप मैसेज कर रहे हो, अगला आदमी रिप्लाई नहीं दे रहा। मान लो आपने किसी टीचर को कर दिया यूट्यूब के ऊपर, या आपने किसी सीनियर को कर दिया, आपको कहीं से रेफरल चाहिए, आपने मेल कर दिए, आपने मैसेजेस कर दिया, आगे से रिप्लाई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें एक डिमांड डाली थी। हो सकता है वो डिमांड जैसे 1000 मेल आते हो वहां पे, तो वो नहीं देख रहे, पर उन सबकी हम भी कभी देखते हैं, हमारी उन ईमेल्स पे ज्यादा नजर जाती है जहाँ पे अगला व्यक्ति कुछ ऑफर करता है। कुछ बच्चे मिलेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी को ग्राफिक डिजाइनर की पोजीशन पे इंटर्नशिप करनी है, काम करना है, वो बच्चा क्या करेगा, पहले 5 थंबनेल बना के देगा मेरे किसी एग्जिस्टिंग पुराने वीडियो की, वो बोलेगा देखो आपकी पुरानी है, मैंने नए वाले देखो कितने अच्छे बना के दिए, ये आप इन्हें इस्तेमाल कर लो, बाकी मैं ये काम भी करता हूँ, आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ आप। मैंने कहा भाई यार ये तो बहुत अच्छा काम करके दिखाया, मैं उसको अप्रोच करूंगा, मैं कहूँगा एचआर को यार इसको कॉल करो। तो पहले गिवर बनो, पहली बात मैं टेकर बनोगे लोग आपसे पीछे हटेंगे, टेकर पसंद ही नहीं है किसी को, आपसे कोई एकदम से आपको अजीब लगेगा। तो पहले गिवर बनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं उम्र में, तो ये इवेंट्स होते हैं कुछ, वहाँ पे लोग टाई कोट पहन के आते हैं और ऐसे ही कुछ बहाना होता है इवेंट का, और लोग होते हैं बैठ के चाय पीते हैं, लंच करते हैं। तो जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है फिर वो टी टाइम होता है, एक होता है ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम और डिनर टाइम। इस टाइम के अंदर वो सारे बड़े बड़े लोग होंगे, वो आएंगे ऐसे अपना कार्ड देंगे, सब लोग एक दूसरे को अपना कार्ड देंगे। तो मैं एक इवेंट में जब पहली बार गया, मुझे समझ नहीं आया, मैं तो कार्ड ही नहीं लाया, ऐसे कार्ड देने लगते हैं। वो सारे उम्र में बड़े बड़े थे, 10-10, 15-15 साल मिनिमम, सब बड़े थे, 25-30 साल बड़े।
तो वो कह रही है अपना कार्ड देना है, ले ली। मेरा तो नंबर लेना पड़ेगा आपको, कार्ड तो नहीं है। तो ये वहां पे मैंने ज्यादा भी नहीं तो 15-20 लोगों से कार्ड ले लूंगे, पर किसी से बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बड़ा अजीब सा सिस्टम है। आपने कार्ड दे दिया, आपने कोई रिश्ता तो बनाया नहीं, आप क्यों बात करना चाहोगे? आप क्यों बात कर रहे होगे? ऐसा नहीं था वो सारे कोई छोटे लोग थे, ठीक ठाक लोग थे अपने अपने डोमेन के अंदर। आदमी क्या करता है, सबसे पहले आता है, बताता है मैं कितना बड़ा शेयर हूँ, हमने इस कंपनी के अंदर ये कर रखा है, हमारे इतने प्रोडक्ट्स हैं, हम इतना टर्नओवर करते हैं, दिस इज माय कार्ड। हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, दिस इज माय कार्ड। हम ये करते हैं। नार्सिसिस्ट मुंह मियां मिट्ठू, ये इतना अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा तब लगता है जब आप उस अगले को कुछ हेल्प कर पाओ, कुछ ऐसा दे पाओ कि हम कुछ ऐसा करते हैं शायद आप क्यों काम पाओ, ये मैंने आपके लिए कुछ ऐसा काम करवाया है, वहां पे आप रिश्ते बनाते हो। तो बी अ गिवर। अगर आपको किसी के साथ जुड़ के काम कराना है, टेकर नहीं रहना है, गिवर बनना है। गिवर बनना है। आप जितना दोगे आपको पीछे से 10 गुना ज्यादा मिलेगा, आप जितना दोगे आपको पीछे से 10 गुना। इसको हमेशा याद रखना। कोई भी दान करने वाला आदमी अभी तक कभी गरीब नहीं बना। अरे आया ना, वो देखा कोई दान करता और गरीब हो गया दान करता करता। वो जितना दान करता है उससे ज्यादा ले आता है, वो जितना दान करता है उससे ज्यादा ले आता है। मेरे एक बार लॉन टेनिस के टीचर थे, वो पूरी नेशनल जो लॉन टेनिस टीम उसके कोच थे, तो उन्होंने एक बार एक कहानी बताई थी कि 4 प्रकार के लोग होते हैं पृथ्वी पे। एक होता है जो अपना पेट पालता है, एक दूसरा होता है जो अपना और अपने परिवार का पेट पालता है, तीसरा होता है जो अपना परिवार अपने समाज का पेट पालता है, चौथा होता है जो अपना परिवार समाज और पूरी पृथ्वी उसके लिए बराबर सी होती है, तो वो सबका पेट पालता है। तो ऊपर एक नेचर बना हुआ है, नेचर से स्ट्रॉन्ग कोई नहीं। आप भगवान में मानो ना मानो, पर आपको नेचर में जरूर मानना होगा कि एक नेचर एग्जिस्ट करता है जिसने इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें, पेड़ पत्तियां पौधे हम सबको बनाया। तो नेचर के अंदर कुछ ऐसा है, वो देखता है यार कि आगे कौन फ्लो है। नेचर एक फ्लो है, वो देखता है यार इस आदमी के अंदर अगर मैं 100 डालता हूँ तो ये आगे फ्लो को मेंटेन करके रखता है, ये ऐसे रिजिड होकर अपने पास नहीं रखता, तो ये आगे फ्लो को मेंटेन करके रखता है। तो नेचर पहले उसे 10 दे रहा था तो उसको अब आगे 100 देता है। वो द्वार बना रहता है, फिर उसको 1000 देता है, फिर उसको 10,000 देता है, फिर उसके अंदर से वो आगे देता रहता है। तो वो एक फ्लो बना रहता है, राइट। मतलब उसको फिर उन्होंने और कई चीजें रिलेट किया, पर उतना हमारा टाइम नहीं है कि हमारा भी प्राइम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या होते हैं कि एक तो भाई हमारा खुद का पर्सनल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, फिर दूसरा कि भाई हमारी अगली जनरेशन जरूर है। ह्यूमन स्पीशीज जो है वो अलाइव रहनी चाहिए। तब ये आपके माँ बाप आपको लेके इतने ज्यादा होते हैं कि कुछ भी हो जाए इनका सब कुछ ठीक रहना चाहिए, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, इसकी हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उनके वंशज हो, आप वो स्पीशी को जिंदा करने वाले वो व्यक्ति हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपको जिंदा रख रही है। तो ये हमारे 2 सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट आते हैं कि क्या वो फ्लो बना रहा है। तो जब भी आप गिवर बनो, टेकर नहीं बनना है। वो बार कह रहा है बस हो गया ठीक है। तो लास्ट तो आप एक लर्नर हो जिसके एक हाथ में क्या है, कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि सब लोग कहेंगे नहीं होगा, आपको भी लगेगा नहीं होगा, पर आपको कॉन्फिडेंस रखना और पेशेंस, क्योंकि इट्स अ मैराथन, तो आपको चलते जाना है। और एक अपना डेल्टा लेके आना। अपन सब मैथ्स के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। डेल्टा क्या होता था? डिफरेंस। कि मैं फर्स्ट ईयर के जब अंदर आया तो मैं ये वर्जन था, पहला साल खत्म हो गया मैं ये वर्जन बन गया हूँ, सेकंड साल खत्म हो गया मैं अपना ये वर्जन बन गया हूँ। वो एक डेल्टा डिफरेंस आता रहना चाहिए। क्या आता रहना चाहिए? डेल्टा आ रहा है क्या? हर दिन डेल्टा आ रहा है क्या? हर दिन, हर 2 दिन में डेल्टा आ रहा है क्या? हर एक दिन में, साल में मेरे क्या बेटर वर्जन बना? यस और नो? तो अब वो एनर्जी चेक करने लास्ट में, अरे थक तो नहीं गए? ठीक है। अब एक राइम बनाते हैं, ठीक है। ये राइम हमने पिछले 3 कॉलेजेस से स्टार्ट किया है। परसिस्टेंस वाला वो जो पूरा है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको एक सिंगल वर्ड में बोलना। तो दैट सिंगल वर्ड इज, कल से मैं एक बेहतर वर्जन हूं, दैट इज द डेल्टा डिफरेंस। तो डेल्टा जो शब्द है उसको हम राइम करेंगे, ठीक है। डेल्टा 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 डेल्टा। अभी शुरुआत हो जाए और उसको फिर हम पोस्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। फर्स्ट पोजीशन के लिए बहुत आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि आरबीसी में बच्चे इससे ज्यादा थे। बच्चे थे वो लगभग 2500 3000 पता नहीं कितने थे। हम हैं 1500 लोग, काफी है? ठीक है, के बराबर है। अरे वाह लड़के। तो शुरुआत करें? आ जाओ हीरो, इतनी बार इसमें खत्म हो गया। अगली बार से लेके ना है ना इसको। बैटरी खत्म हो गई, बैटरी चेंज कर रहा हूँ, तब तक आप चार्ज कर लो।
तक वो आ रहा है, कोई भी एक बच्चा आ जाए, आप आ जाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? तनय। कोई भी आया उसके लिए तालियां बजाओ यार। इधर में कोई खुशी नहीं रखता। तो सक्सेस की तो सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, पर एक और शब्द मैंने ऐसे अच्छा सा है, फुलफिल्ड। फुलफिल्ड का मतलब ये है, मान लो तने बताया आपने नाम, तो तने ने जीवन के अंदर लाइफ में 200 करोड़ रुपए कमा लिए। तने अभी तक कमा हुआ था, मजा आ जाएगा। तो 200 करोड़ रुपए कमा लिए, पर इसकी बीवी इसको मारती है। तो क्या ये फुलफिल्ड आदमी हुआ? बीवी मारने का मतलब ये हुआ कि घर में कलेश चल रहा है। तो आपने फिर अब ऐसा नहीं भाई आप हर एक को छोड़ दोगे, आप अपने बच्चे भी होते हैं, आपके बच्चे आपसे कुछ नहीं है, आपके माँ बाप आपसे कुछ भी हो सकता है, कलेश में। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई तने ने 200 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है, पर तने की आज के दिन हेल्थ इतनी खराब कर ली कि भाई नीचे से अगर वो बॉटल भी उठाता है तो पीछे से बोल जाता है पहले। तो क्या वो 200 करोड़ एंजॉय हो सकते हैं? तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सक्सेस की सबकी अलग डेफिनेशन हो जाती है, पर 3 डोमेन में अगर आपने ठीक अपना कर लिया तो आप एक फुलफिल्ड जीवन जी रहे होगे, मतलब अपना मैक्स जो आप बेस्ट जा सकते हो। पहला इज कि यार हाँ, मनी एक टूल है, ये टूल आपके पास होनी चाहिए, ये चमचा आपके पास होना चाहिए। यस। दूसरा कि यार आपकी फैमिली आपसे खुश होनी चाहिए। फैमिली में अभी आपके पेरेंट्स आ गए, कल को आपका पार्टनर आ गया, उसके बाद आपके बच्चे आ गए, तो आपकी फैमिली को आपने कितना बैलेंस करके रख रखा है। और तीसरा है आपकी हेल्थ, कि यार पता चला हमने 20s 30s के अंदर कर लिया, पर जैसे 50s में पहुंचे तो चीजें बोल गई, सिस्टम बोल गया, तो अब आप जो भी कमाया उसको अब आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब जो कमाया वो सारा का सारा मेडिकल के अंदर जा रहा है। तो 2 डिसीजन जो आपके होने चाहिए, पहला हमारा करियर, दूसरा हमारा लाइफ पार्टनर, और 3 चीजें जो एक फुलफिल्ड व्यक्ति करता है, क्या वो अपना फाइनेंशियली स्टेबल बनता है, सेकंड अपने फैमिली को नहीं भूलता है पीछे उस रेस के अंदर, और तीसरा वो अपने हेल्थ को साथ में रखता है। ये कर लिया तो काफी सारी चीजें अपन ने नाप ली, ठीक है। तो बस ये था, रेडी। थैंक यू बने। तो जनाब आज हम आए हैं बेलनौर, और आज शुरुआत करें। अब मैं फोन कैसे निकालूं धोती के अंदर? देखो यार, मैंने धोती तो पहन ली थी, या इसको धोती नहीं बोलती, धोती तो लुंगी। अरे ड्राइवर भैया ने एक अच्छा नाम बताया था, उसको नाम कुछ था, हाँ, तो मैंने कहा पहन तो लिया, पर नीचे ऐसे रहना, वैसे प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, हमको तो आइडिया है नहीं, ठीक है। तो डेल्टा, ठीक है, राइम करते हैं, करीबन ये 20 सेकंड 25 सेकंड चलेगा। डेल्टा 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 अराउंड विल डू इट फॉर 15 to 20 टाइम, ठीक है। और हर एक टाइम के साथ नॉच ऊपर जाते जाना है। चेहरे मत उठाना, पहली बार बोल रहा हूँ किसी हॉल में चेहरे मत उठाना। फर्स्ट टाइम यार 100 सेमिनार में किसी ने चेहरे में उठाई नहीं की। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आए, अरे वाह यार, मेरे को बस एकदम साउथ इंडिया में वो जो आते हैं ना साइड एक्टर, वो चेन्नई एक्सप्रेस में वो दीपिका का जो फादर वाला रोल था। स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा 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 डेल्टा। ये जो एनर्जी है जनाब, ये जो एनर्जी है, इसको सेमिनार के बाद भूल मत जाना।
ये जो कॉलेज के अंदर हमारे अंदर आग होती है, जो छोटे हम बहुत ज्यादा थे तो हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा एक ग्रेट होती थी कि मेरे को चॉकलेट चाहिए तो मेरे को चॉकलेट चाहिए। आपके अंदर एक इज्जत होती थी, मेरे को चाहिए तो चाहिए, ये चीज चाहिए तो चाहिए, स्कूल नहीं जाना तो नहीं जाना, मेरे को आज नहीं जाना मेरे को। वो जिद रखना, ये एनर्जी जो है हमारे पास, मतलब हम लकी है, हम सबसे ज्यादा यंग नेशन है। और अपने इस किताब के अंदर आप बेस्ट अपना क्या एक कहानी बना सकते हो, राइट? बोल दिया क्लियर? रैप 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 होती है बीट अपने पास। ये तब का गाने बजा रहा था, अब ये बीट भी बजा देगा। अब तो वो कह रहे हैं अब सेमिनार टाइम नहीं, अब फ्लाइट टाइम हो रहा है। 2 मिनट। तो जब मैं कॉलेज के अंदर था तो एक म्यूजिक सोसाइटी हुआ करती थी, तो हमने सोचा था यार जैसे सीआर के लिए हाथ उठाए। अच्छा, सीआर वाले किससे थे? 4th ईयर में मेरा एक दोस्त था, जिसके अमेज़न में जॉब लग गई थी। 4th ईयर के अंदर जाके वो लड़का बोला, यार अमन आप 1st ईयर के अंदर है ना, इसका नाम देख लो, इसका देख लो, अगली बार लेके मत आना। आज का ये जो सेशन है हम यहीं पर रैप 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 रैप। क्या टाइमिंग है आपका हॉस्टल का? वैसे कुछ नहीं है, कोई टाइम नहीं है। 9 o'clock 9 में तो टाइम है। हमने यहाँ ज्यादा बातें कर दी हैं नेहा राहुल के बारे में, ठीक है, पर कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा था, पर कोई नहीं, दोबारा करेंगे इस चीज को, राइट? तो म्यूजिक सोसाइटी के लिए हमने सोचा यार गाने वाने तो अपने को आते नहीं, तो हमने कुछ रैप वगैरह कुछ लिखे थे। आप भी अपने लिए जरूर लिखना, और अपनी जो कॉलेज की 4 साल की जर्नी है उसे इस छोटे से डिवाइस के अंदर बीच बीच में रिकॉर्ड करते रहना। तो क्या आपके पास कुछ होंगे 100-150 वीडियो जिन्हें आप बाद में भी देख पाओगे, 10 साल बाद आपको याद रहेगा कि यार अपने कॉलेज में ऐसे थे। ये आज के दिन आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, फ्री की ऑनलाइन स्टोरेज है, गूगल ड्राइव, यूट्यूब चैनल्स, कितने भी सारी चीजें। मुझे NIT कौन सा था जो बीच में, इंडिया के एकदम बीच में आता है, नागपुर का या कौन सा था, वहां पे एक बच्चा मिला, उसने कहा कि भैया आपने कहा था 100-150 अपने वीडियो बना के रखना। वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, उसके 2-3 लाख सब्सक्राइबर का एक ब्लॉग चैनल बन गया, राइट? हमें कोई ब्लॉग चैनल नहीं बना, पर कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आपकी अपनी कुछ मेमोरीज होंगी। बर्थडे पे पिटाई नहीं करना एक दूसरे को, पर आपके कुछ वीडियोस हो गए वो आप अपने साथ रख सकते हो, राइट? रैप 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 रैप। तो एक छोटी सी पंक्ति है वो मैं सुना देता हूँ, रैप तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? 11th-12th के अंदर हम जब आते हैं, 11th-12th के अंदर अपने पास साइंस टीम हमें थोप दी जाती है। उसके बाद अपन कॉलेज के अंदर आते हैं, कॉलेज के अंदर 1st ईयर के, 2nd ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर के अंदर हम थे, तो सोचा कि यार एक रैप कुछ लिखते हैं, कुछ लिरिक्स अपने डिसाइड करते हैं। तो उनको मैं कविता की तरह सुनाना चाहूंगा कि भाई बैठे थे कमरे में दोस्तों के साथ, समझ नहीं आया कैसे रैप करूं स्टार्ट, करने लगे सब मिल के विचार, पर आते नहीं किसी को राइम चार। फिर देखकर अपना हाल याद किए पिछले 4 साल, सामने रस्ता था, हाथ में बसता था, जेबें थी खाली और माल कहां सस्ता था। फिजिक्स में फंसता था, मैथ्स मुझ पे हंसता था, ईडी ना आती और वेल्डिंग पे डसता था। चलता था सीनियर के साथ, अरे यार बीच में तो रुको, भूल जाओ। चलता था पलता था दोस्तों के साथ, सपना था ऊंचा की करूंगा खास है, प्यास है, सीनियर अपने साथ है, ऊंची नौकरी के राज इनके पास है। गाया चिल्लाया जोर से नचाया, पर किसी सोसाइटी में आ ना पाया। आए हाय पहला साल मेरा भाई, पढ़ना था सीए से पीसीएम लाए, लैब सारी नकली थी, ऑटो में टकली थी, रेड
भटकी थी, कैसी रिसर्च एक रीडिंग में असली थी, फ्लूइड्स लेफ्ट ड्राई, मेस में दाल फ्राई, अटेंडेंस देखकर प्रोफेसर चिल्लाए। ऐसी कुछ पंक्तियां हुई जो 10th क्लास में हमें काफी बच्चे होते हैं जो शायद साइंस में लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं, पर उनकी जबरदस्ती शादी करी जा देती है, जैसे अरेंज मैरिज होती है। और वो दुल्हन होती है साइंस, राइट? तो उसी के ऊपर कि भाई वही फाइनल ईयर में लिखा था कि आओ सुनाओ तुम्हें अपनी जुबानी, 6 साल पुरानी है ये कहानी। इस दूल्हे ने पहनी एक नई शेरवानी, 10वीं थी अब बात पुरानी, बस में नहीं थी मेरी कहानी, दुल्हन आई है कौन अनजाने, नसीब मेरा सोया, बाल विवाह होया, सब खड़े देखे मैं बार बार रोया। मुझे मिला धोखा, लगातार रोका, ना पसंद मुझे फिर भी थोपा। 11वीं क्लास थी, कॉपी मेरे पास थी, उम्र थी कच्ची और पेंसिल मेरी शाप थी, पैंट थी ऊपर, नियत मेरी साफ थी, सेटिंग मेरी थी और मम्मी मेरे पास थी। देखो इससे आगे भी है रात, पर वो यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। बोल के भाग जाओ, बोल के भाग जाओ।